तुम्हारी काबिलियत एक सिंगल कैरेक्टर की काबिलियत है, दूसरों से ज्यादा बुरी नहीं। तब मुझे बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अब मेरे पास कोई आक्रमण शक्ति नहीं है। तो क्या क्या टीचर सेन ने यह नहीं कहा कि सपोर्ट पोजीशन को ज्यादा कॉम्बैट पावर की जरूरत नहीं होती? ठीक है, मैं और पढ़ाई करूंगा। क्या तुम अभी खेती कर रहे थे? क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? सॉरी। तैन ज़ोयिन ने माफी मांगने के लिए क्यू जिंग की पीठ और कंधों की मालिश की। कोई बात नहीं, मैं बहुत तेज हूं। क्यूई जिंग सोफे पर बैठ गया और सीधे साधना शुरू कर दी। कमरे में मौजूद सोर्स पावर की जिंग की तरफ इकट्ठा हो गई। की जिंग को भी उस दिन जैसा ही महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि टीचर जू ने जिस पत्थर को कुचला था उसमें बहुत सारी सोर्स पावर जमा हो सकती है। आधे घंटे के बाद की जिंग साधना से हट गया। उसे लगा कि वह अभी और सीख सकता है, लेकिन वह बहुत बोर हो गया, इसलिए उसने रुक गया। कैसा है? ज्यादा नहीं, ज्यादा सुधार नहीं हुआ। क्यूई जिंग की बॉडी अभी भी बहुत मजबूत थी। सोर्स पावर के इतने ज्यादा कंसंट्रेशन के बाद भी उसे बस यही महसूस हो रहा था कि उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। लॉटरी निकालना बेहतर है। स्कूल में आने के बाद से 3.5 दिनों में की जिंग ने बहुत सी नई चीजें देखी थीं और वह बहुत उत्सुक था। इस लॉटरी एबिलिटी को किस्मत जमा करने की क्या जरूरत है? अंधेरा हो रहा है, चलो टहलने चलें, टैन ज़ोयिन ने कहा। कि जिंग ने मुड़कर देखा कि बाहर तो अंधेरा था, लेकिन आसमान में इतने सारे तारे इतने रेगुलर क्यों थे, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने तारामंडल के मैप को अरेंज किया हो। टैन ज़ोयिन ने उसकी उलझन भरी अभिव्यक्ति देखी और कहा, तुम भूल गए, यह बिक्सियाओ शहर है, गहरे समुद्र के विशाल कछुए के खोल के अंदर तुम आकाश कैसे देख सकते हो? क्या यह एक प्रोजेक्शन है? यह बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। मैं आज दोपहर को इसमें फर्क नहीं बता सका। आप अभी खेती कर रहे थे, आपने खिड़की के बाहर आग के बादल नहीं देखे? यह वास्तव में खूबसूरत था। जब लोग मौसम तय कर सकते हैं तो वे निश्चित रूप से अपना पसंदीदा सबसे सुंदर दृश्य चुनेंगे। टैन ज़ोयिन ने कैमरा उठाया और खिड़की के बाहर की तस्वीरें ली। यहाँ का तारों भरा आसमान भी सबसे खूबसूरत है जो मैंने कभी देखा है। क्यू जिंग ने खिड़की के बाहर तारों भरे आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तारे 12 नक्षत्र हैं, देखो तुम्हारा वृषभ वहां है, आपका लिब्रा वहां है, चलो बाहर चलें और तस्वीरें लें। टैन ज़ोयिन ने क्यूई जिंग का हाथ पकड़ा और नीचे चला गया। उन्हें नीचे पार्क में एक छोटा सा फव्वारा मिला। क्यूई जिंग ने कहा, यह स्टैंडर्ड कैंची वाला हाथ था। बहुत घटिया है, एक बदलो। यह कौन सा जमाना है, अभी भी कैंची वाले हाथ का इस्तेमाल हो रहा है। यह सुनकर क्यू जिंग ने अपने हाथ जेब में डालकर पोज दे दिया। यह अभी भी थोड़ा नीचे है, इस तरह। आप यहाँ बैठो, बस ऐसे ही, मेरी तरफ मत देखो, वहां देखो। ठीक है, एक और तस्वीर ले लो। क्या यह हो गया? सिर थोड़ा नीचे करो, थोड़ा और नीचे। अच्छा, दूसरा पोज बदलो। क्या इस बार इतना काफी है? तुरंत एक और सेट लें, अपने पैरों को वहां ले जाएं, दूसरी तरफ, हाथ ऊपर। ठीक है। यह क्यूई जिंग के लिए सचमुच बहुत मुश्किल था। तस्वीरें लेने में इतनी सारी डिटेल्स क्यों होती हैं? क्यूई जिंग पोज देते देते लगभग थक गई थी। क्या कल्टीवेशन प्रॉक्सी पहले से ही तस्वीरें लेना नहीं सीख रहा है? क्या ज़ोयिन की मौजूदा टेक्नोलॉजी काफी नहीं है? क्या इसके लिए आगे और पढ़ाई जारी रखने की जरूरत है? अचानक मुझे तस्वीरें लेने का मन नहीं कर रहा, क्या करूं? चलो क्वीजिंग, आसमान के तारे 28 हवेलियों में बदल गए हैं, चलो एक और सेट लेते हैं। आ रहा हूं। लघु रंगमंच। दोपहर में सेनशी एक बड़ा वेस्टलैंड बीफ लेक दिखाने के बाद क्लासरूम डॉर्मेट्री में लौट आया। वेंजिंग, वेंजिंग, टीचर बनना बहुत मजेदार है। अंदर आओ और बात करो, चिल्लाओ मत। वेंजिंग ने शक से कहा, मजा? तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें लगा कि यह मजेदार है? तुमने किसी को काटा तो नहीं, है ना? आपकी नजरों में क्या मैं केवल काट सकता हूं? सेनशी ने बड़ी आंखों से पूछा। क्या यह सही नहीं है? एक रिमोट मेज को तुमने मेरी मेज बनने के लिए मजबूर किया। तुम और क्या नहीं कर सकते? मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो बस युद्ध कौशल के बारे में बात की थी। क्या आप एबिलिटी स्टडीज के टीचर हैं? एबिलिटी स्टडीज? आपने कम से कम एबिलिटी स्टडीज तो ली है, आप वहां कॉम्बैट स्किल्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? क्या होगा अगर वे आपकी तरह मसल ब्रेन बन जाए? वेंजिंग ने सेनशी को एक मुख्याध्यापक की तरह डांटा। अगली बार पाठ योजना के अनुसार ही पढ़ना। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? हाँ, तो फिर इसे शब्दशः पढ़िए, छात्रों को गुमराह मत कीजिए। अपनी गुस्से वाली अच्छी दोस्त को देखते हुए सेनशी ने सावधानी से पूछा, तो क्या मैं अब भी लड़ाई के बारे में बात कर सकती हूँ? नहीं, ठीक है। सेनशी का दुखी चेहरा ऐसे पिल्ले जैसा था जिसे पीटा गया हो और वह रो रहा हो। वेंजिंग ने उसकी दयनीय हालत को देखा। ऐसा लगा कि उसे सच में यह टीचर बनना पसंद था। हालांकि अगर आप एबिलिटी स्टडीज पढ़ाना खत्म कर देते हैं तो लड़ाई के बारे में बात करना नामुमकिन नहीं है। वाह, जिंगजिंग सर्वश्रेष्ठ है। 69 चैप्टर 69 सिंथेसिस प्लेटफॉर्म। फोटो लेने के बाद वे एक स्नैक स्ट्रीट पर गए और वहां एक बुफे रेस्टोरेंट मिला। क्यू जिंग ने एक पेटू की तरह अनजान जीवों का कई पाउंड मांस खा लिया। धीरे धीरे खाओ, बुफे में तुम अपना पैसा वापस नहीं पा सकते। अगर आप बुफे में पेट भरकर नहीं खाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कुछ खो रहे हैं।
जब भी कि जिन बुफे में जाता है तो वह हमेशा पेट भरकर खाता है। फिर तुम्हें अपनी भूख का भी ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना कि तुम्हारा पेट न फट जाए। अब देखो तुम एक प्रेग्नेंट औरत जैसी लग रही हो। तो फिर मैं और नहीं खाऊंगा। हे कि जिन ने चॉपस्टिक नीचे रखने से पहले मांस का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डाला। मैं बहुत भरा हुआ हूं। सही कार्य करता है। भोजन के बाद वे बीच में मेन सड़क पर चल रहे थे, तभी अचानक आसमान में तारे एक लाइन में आकर एक वाक्य बनाने लगे। गांव मोजुन को, जिन्हें मछली खाना बहुत पसंद है, दिव्य हथियार बनाने के लिए बधाई। क्यूजिन और टैन ज़ुओयिन ने ऊपर देखा और यह लाइन देखी और साथ ही सिंथेसिस हॉल के बारे में सोचा जिसका जिक्र अच्छे दादा ने आज दोपहर किया था। वो टेढ़ी मेढ़ी चीजें सिंथेसिस हॉल में सिंथेसाइज की गई थी, है ना? यह किसी गेम में सिंथेसिस टेबल जैसा नहीं होगा जहां आप चीजें रखते हैं और उन्हें सीधे सिंथेसाइज किया जा सकता है ना? टैन ज़ुओयिन को क्यूजिन गर्मियों की छुट्टियों में कई गेम खेलने के लिए ले गया था, इसलिए उसे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था। कुछ भी हो सकता है। क्या हम जाकर देखें? जाना जाना एक साधारण चर्चा के बाद क्यूजिन और टैन ज़ुओयिन ने सड़क के किनारे से एक शेयर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया। यह कहना वाकई अजीब है कि सुपरनैचुरल एकेडमी में आने के बाद सब कुछ आपका चेहरा स्कैन करके किया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे यह सब मुफ्त है। अगर क्यूजिन ने पेमेंट नोटिफिकेशन साउंड सेट अप नहीं किया होता तो उसे सच में लगता कि यह चीज फ्री है। यह कहना होगा कि यह शेयर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर तेज है, लेकिन यह नहीं दिखाता कि इसमें कितनी बैटरी बची है। खाली सड़क पर तारों की रोशनी में एक लड़का एक लड़की को गोद में लेकर धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। यह जवानी है। कुछ ही देर में वे सिंथेसिस हॉल पहुंच गए और इलेक्ट्रिक स्कूटर रोक दिया। यहां लोगों का आना जाना सिंथेसिस हॉल की वजह से दो हिस्सों में बंटा हुआ लगता था। हॉल के इस तरफ कुछ ही लोग थे, जबकि दूसरी तरफ लोगों की कभी न खत्म होने वाली भीड़ थी। जैसे ही वे दोनों गेट के सामने पहुंचे, उन्होंने कई लोगों को हुओ चिल्लाते सुना। अंदर से यह बहुत रौनक वाला लगता है। फिर से मुझे नहीं लगता कि मैं जुआ नहीं खेल सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागलों की तरह जुआ खेल रहा हो। उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चले गए। अंदर जाने पर पूरा हॉल साफ दिखाई दे रहा था। हॉल के बिल्कुल बीच में एक गोल पत्थर का प्लेटफॉर्म था, जिसका रेडियस 5 मीटर था, जिस पर अजीब पैटर्न बने हुए थे। बहुत से लोग पत्थर के प्लेटफॉर्म को घेरकर कुछ चर्चा कर रहे थे। एक चाचा उस पर खड़े होकर झुककर पत्थर के प्लेटफॉर्म पर चीजें रख रहे थे। उसने अपने हाथ में जो आखिरी भाला था उसे बिल्कुल बीच में रख दिया। अभी जिस जगह पर मैंने इसे रखा था उसका फेंग शुई अच्छा नहीं था। इस बार यह जरूर कुछ न कुछ पैदा करेगा। जोर से अनाउंस करने के बाद वह पत्थर के प्लेटफॉर्म से कूद गया और पत्थर के प्लेटफॉर्म पर एक नीला क्यूब पटक दिया। क्यूब टूटकर मलबे में बदल गया और पत्थर के प्लेटफॉर्म से हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। चलो मुझे दे दो, चाचा भारी आवाज में चिल्लाए। उसके बगल में खड़े लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। बाहर नहीं आ सकता, बाहर मत आओ, तोड़ना। सफेद रोशनी गायब हो गई और चाचा ने जो 5 चीजें डाली थीं वे एक रंगीन छड़ी में बदल गईं। अच्छे दादाजी की चीजों जितनी ही बदसूरत। चाचा ऊपर गए और डंडा नीचे उतारकर उसे कुछ बार हिलाया। फिर उन्होंने इसे पास रखे इंस्ट्रूमेंट पर रखा और टेस्ट किया। लोग उम्मीद से उसकी ओर देख रहे थे। हाँ, न्यू, ये मैंने कर दिखाया। हालांकि भाला एक लंबी छड़ी में बदल गया, लेकिन यह मेरी मारक क्षमता को 5 गुना बढ़ा सकता है। मैं सितारों पर चढ़ने जा रहा हूं। बस इतना कहो कि मैं, स्वर्ग के देवता जो न्यू डाली से उतर रहे हैं, ने एक दिव्य हथियार का जुआ खेला है। उसके बगल में बैठे लोग बहुत जल रहे थे। छी, यह कैसे निकला? बहुत खट्टा। क्या किस्मत है, यह भी काम कर सकता है। और हे स्वर्ग के देवता न्यू डाली, क्या तुम्हें पूरे शहर के हंसने का डर नहीं है? उनकी जानकारी से कि जिंग ने अंदाजा लगाया कि यह पत्थर का प्लेटफॉर्म 5 चीजों को मिलाकर एक बना सकता है। इसका फेल होना मुमकिन था, और अगर यह कामयाब हो जाता तो यह अपना नाम तारों पर प्रोजेक्ट कर सकता था। जैसा कि दूसरी दुनिया से उम्मीद की जाती है, वहां सच में एक सिंथेसिस टेबल है। गौदेहाओं ने क्यूजिन और उसके साथी को आते देखा और भीड़ से बाहर आ गया। छोटे लड़के और स्मार्ट छोटी लड़की, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें यहाँ घुमाऊंगा। यह बातूनी और मददगार अच्छे दादाजी थे। एक जान पहचान वाले को देखकर क्यूजिन को एक अनजान जगह पर कम खोया हुआ महसूस हुआ। नोट खोया हुआ और लाचार, बिना किसी सुरक्षा की भावना के। और हाँ, ज़ुओयिन को स्मार्ट क्यों कहा जाए, और मैं तो बस वही हूँ। नमस्ते दादाजी, हम आपसे मिलने आए हैं। ज़ुओयिन, तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। मुझे खुद से बात करने की जरूरत नहीं है। ओह 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 ओह, मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं तुम्हें इस सिंथेसिस हॉल से मिलवाता हूँ, गौदेहाओं ने मुस्कुराते हुए कहा। आप उस सिंथेसिस टेबल को देख रहे हैं, है ना? उस पर रखी हर चीज को सिंथेसाइज किया जा सकता है, जिससे उसमें चीजों की खासियतें रैंडमली आ जाती हैं। और यह सीधे फेल भी हो सकता है, जिससे सब कुछ मलबे में बदल सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि इसमें 5 आइटम हो। फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। एक आइटम में सिर्फ एक ही खासियत नहीं हो सकती। एक आइटम पर सभी जरूरी खासियतें रैंडमली मिलने की संभावना बहुत कम है, और उनमें से कुछ बिना किसी वजह के गायब हो जाएंगी। आमतौर पर गोल का 50 तक पहुंचना ही कामयाबी मानी जाती है।
गौ देहाव ने आह भरी और आगे कहा, यहाँ कई लोग लाल आंखों से जुआ खेलते हैं, दिवालिया हो जाते हैं और फिर वे दोबारा पॉइंट्स कमाने के लिए ही काम कर पाते हैं। लेकिन एक सफल जुआ खेलने के बाद उन्हें बहुत काम के इक्विपमेंट मिल सकते हैं। इसलिए सिंथेसिस टेबल ताकतवर हथियारों का सबसे बड़ा सोर्स है। क्यों जिनको इस सिंथेसिस टेबल में बहुत दिलचस्पी हो गई। अगर यह सिंथेसिस टेबल मेरी काबिलियत के साथ काम करती है तो मुझे सीधे कोई दिव्य हथियार निकालने की जरूरत नहीं है। क्या होगा अगर मैं बेकार चीजों के ढेर से सीधे कोई दिव्य हथियार बना सकूं? बिना रिस्क वाला प्रॉफिट। गौ देहाव ने कहा, इस सिंथेसिस टेबल को हर बार एक्टिवेट होने पर एक सोर्स स्टोन की जरूरत होती है, 10 गुना मुनाफा। तो जो पत्थर तोड़ा गया उसे सोर्स स्टोन कहा गया। अच्छा दादाजी, सोर्स स्टोन क्या होता है? गौ देहाव ने कहा, सोर्स स्टोन एक ऐसा पत्थर है जिसमें सोर्स पावर भरपूर होती है, जिसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। यह एक बिल्कुल नया, नुकसान न पहुंचाने वाला एनर्जी सोर्स है और यह भविष्य में बिजली की जगह सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स बन सकता है। खेती का कमरा सोर्स स्टोन प्रोसेसिंग प्लांट के बगल में बनाया गया है, जो सोर्स पावर का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इन सोर्स स्टोन पर निर्भर करता है। एक सोर्स स्टोन की कीमत 500 पॉइंट्स है। ठीक है, कीमत काफी ज्यादा है। क्यों जिन ने जुआ खेलने का विचार छोड़ दिया। जुआ और ड्रग्स मेरे लिए एक जैसे नहीं हैं। क्यूई पोता यहाँ है, एक कुत्ता। आओ मैं तुम्हें 2 नए दोस्तों से मिलवाता हूँ। एक लंबा और पतला युवक सिंथेसिस हॉल में दाखिल हुआ और गौ देहाव ने उसे क्यू जिन और उसके साथी के सामने खींच लिया। यह मेरा पोता गौ यिगौ है, जो तुम्हारी क्लास से है। आओ एक दूसरे को जान लो। अरे यार, उसका असली नाम यिगौ है। जब तुमने उसे पहली बार बुलाया था तो मुझे लगा कि यह कोई निकनेम है। क्यू जिन को अपने इस क्लासमेट के लिए थोड़ी हमदर्दी महसूस हुई। अच्छा दादाजी। नहीं दादाजी, गौ का स्वाद सचमुच अनोखा है। गौ यिगौ ने नाराजगी भरे चेहरे से कहा, दादाजी क्या आप मुझे मेरे पूरे नाम से नहीं बुला सकते? आपने मुझे जो नाम दिया है उस पर मुझे शर्म आ रही है। इसमें इतनी शर्म की क्या बात है? एक मामूली नाम रखना आसान है। क्या गौदाओ, आजकल तुम नौजवानों के बीच पॉपुलर नहीं है? मैंने तुम्हें जो नाम दिया है उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? गौ देहाव ने अपनी छोटी मूछें ताव दी। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये दोनों क्लासमेट तुम्हारी ही क्लास के हैं। एक दूसरे को जान लो। गौ यिगौ ने मुड़कर उन दोनों से कहा, नमस्ते, मेरा नाम गौ यिगौ है, मेरा कर्टसी नेम यांगड़े है और मेरा सोब्रिकेट ट्रू मोनार्क ऑफ 10,000 माइल्स है। गौ यांगड़े। गौ देहाव ने गौ यिगौ के सिर पर हाथ फेरा। ठीक से बोलो। गौ यिगौ ने अपना सिर ढक लिया। नमस्ते, मेरा नाम गौ यिगौ है, मैं इस बूढ़े आदमी का पोता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्यूई जिंग वहां खड़े होकर बोले, नमस्ते, मेरा नाम क्यूई जिंग है और वह टैन जुओइन है। हम दोनों स्पेशल ब्रांच से हैं। 70 चैप्टर 70 आइडेंटिफिकेशन मशीन। गौ यिगौ को वहीं छोड़ने के बाद गौ देहाव ने अपने वाइन पॉट से एक घूंट लिया और ऊपर दूसरी मंजिल पर चला गया। गौ यिगौ ने कहा, उसकी परवाह मत करो, मेरे दादाजी ऐसे ही हैं। वह लगभग गंजे हो गए हैं और अभी भी आराम से रहना नहीं जानते। वह एक अच्छे दादा लगते हैं, टैन जुओइन ने कहा। उन्हें लगा कि उनके दादा पोते का रिश्ता बहुत अच्छा था। गौ यिगौ जानता था कि उसके दादाजी ने किसी को फिर से अच्छा दादा कहलवाने के लिए कहा होगा। तुम सब उसके द्वारा बेवकूफ बनाए जा रहे हो। अच्छे दादाजी? दादाजी गौ जैसे? क्यू जिन ने पूछा। तो फिर तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें यह नाम क्यों दिया? यह सुनकर गौ यिगौ की आंखों में उदासी छा गई, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। जब मैं 6 साल का था तब मेरे पापा इंटरडायमेंशनल गेट की रखवाली करते हुए लड़ाई में मारे गए। क्योंकि उनका नाम गौ तियानचेन था, मेरे दादाजी को लगा कि उनका नाम बहुत अच्छा है और मेरे पापा इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने मेरे आईडी कार्ड पर मेरा निकनेम यिगौ लिख दिया और इसे मेरा ऑफिशियल नाम बना दिया। असल में मेरा असली नाम जुंगसी था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यिगौ ज्यादा अच्छा लगता है। उन्हें ऐसे अतीत की उम्मीद नहीं थी। कि जिंग ने तुरंत माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने एक दुखद बात कह दी। गौ यिगौ ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कई साल हो गए हैं। मैं तो भूल ही गया था। इतनी आसानी से 6 साल का कहना, ऐसा नहीं लगा कि वह बिल्कुल भी भूल गया था। क्यों जिंग ने तुरंत विषय बदलते हुए कहा, आप हमें इस सिंथेसिस हॉल का टूर क्यों नहीं कराते? जरूर, गौ यिगौ ने कहा, मुझे बस यिगौ कहो, मैं तुम्हें यहाँ की सुविधाएं दिखाऊंगा। गौ यिगौ ने क्यू जिंग और टैन जुओइन को साइड के दरवाजे की ओर ले गया। आप सबने बीच में सिंथेसिस प्लेटफॉर्म देखा है ना? वह पब्लिक है। आप उस पर जो कुछ भी डालते हैं वह दूसरे लोग देख सकते हैं। कभी कभी लोग उस पर बेट भी लगाते हैं। मेरे दादाजी ने उससे बहुत पैसे कमाए हैं। ओह, तो प्राइवेट भी होंगे। वे साइड के दरवाजे पर लगे डिवाइस के पास गए। यह डिवाइस एक बड़े पार्सल पिकअप स्कैनर जैसा दिखता था, जिसका बेस 5 मीटर चौड़ा था और ऊपर एक डिस्प्ले स्क्रीन थी। कि जिनको याद आया कि स्वर्गीय देवता उतरती गाय हरक्यूलिस नाम के उस हट्टे-कट्टे आदमी ने शर्त से जीती हुई छड़ी उस पर रखी थी और तब उसे उस छड़ी का असर पता चला। क्योंकि डिवाइस की डिस्प्ले स्क्रीन भीड़ से दूर थी, इसलिए सिर्फ इसी तरफ से डिटेल्ड जानकारी देखी जा सकती थी। नहीं तो क्यू जिन की नजर से वह एंट्रेंस पर खड़े होने पर भी डिस्प्ले स्क्रीन का कंटेंट देख सकता था। पहचान मशीन। क्यू जिन ने अनुमान लगाया। सिंथेसिस प्लेटफॉर्म और टेलीपोर्टेशन गेट जैसी चीजों के लिए एक आइडेंटिफिकेशन मशीन होना नॉर्मल था।
हाँ, यह सही है, यह एक आइडेंटिफिकेशन मशीन है। दादाजी ने कहा कि इसे बस 1 महीने पहले ही लगाया गया था, हमारे पास यह पहले नहीं थी, यह सच में एक पहचान मशीन थी। सीनियर्स, आपने इस दूसरी दुनिया के साथ असल में क्या किया? इसमें सब कुछ कैसे हो सकता है? नॉवेल में इंटरडायमेंशनल हमलों का सामना करने वाले इंसानों के साथ टेलीपोर्टेशन गेट और सिंथेसिस प्लेटफॉर्म के साथ कभी भी इतना अच्छा बर्ताव नहीं होता। किसी भी दूसरे नॉवेल में ये ऐसी काबिलियतें हैं जो सिर्फ हीरो के पास ही होती। उन्होंने इन्हें यहां कैसे बनाया? कुछ देर सोचने के बाद कि जिन ने फिर से आइडेंटिफिकेशन मशीन की तरफ देखा। टैन जोरिन ने क्यू जिन से कहा, इसे आजमाना चाहोगे? क्यू जिन ने उस पर अपना एंटी ग्लेयर सनग्लासेस लगा लिया। स्क्रीन पर दिखाया गया स्टाइल सनग्लासेस कठोरता, उत्कृष्ट क्षमता, एंटी ग्लेयर, बेहद मजबूत सोर्स एनर्जी कंटेंट, शून्य उत्सुकतावश की जिन ने एक तस्वीर ले ली। जब वह वापस आएगा तो वह यान चेंग और बाकी 2 लोगों को दूसरी दुनिया की अच्छी बातों के बारे में जरूर बताएगा। इससे उन्हें जलन होगी। यह सोचकर क्यूई जिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने टैन जोरिन का हैमस्टर प्लश खिलौना निकाला और उसे पहन लिया। शैली हमस्टर, कठोरता, कोमल, योग्यता कोई नहीं, सोर्स एनर्जी कंटेंट शून्य है। यह मजेदार है। मैं तुम्हें यह दिखाता हूं। गो यिगो ने एक नीला बैंगनी खंजर निकाला और पहन लिया। वह रंग जरूर सिंथेसाइज किया गया होगा। स्टाइल शॉर्ट डैगर, कठोरता, महीन क्षमता, जहर, मध्यमोच्च सोर्स एनर्जी कंटेंट 1314 कैसा रहेगा? यह मेरे दादाजी का मेरे लिए बैक टू स्कूल गिफ्ट है। बुरा नहीं है ना? अच्छा लग रहा है। सोर्स एनर्जी कंटेंट किस लेवल का है? यह पहली बार था जब क्यूई जिन ने सोर्स एनर्जी कंटेंट को न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में देखा था। यह सोर्स एनर्जी कंटेंट वैल्यू भी 1 महीने पहले सेट की गई थी। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सोर्स स्टोन में मौजूद सोर्स एनर्जी को 10,000 बताया। जैसे ही उसने यह कहा, गो यिगो ने अपनी जेब से एक चौकोर नीला पत्थर निकाला और उसे पहचान मशीन पर रख दिया। स्टाइल सोर्स स्टोन, कठोरता, भंगुर क्षमता, इसमें सोर्स एनर्जी है। सोर्स एनर्जी कंटेंट 10,000। पहली कल्टीवेशन क्लास के दौरान जूफू ने जो कुचला था वह एक सोर्स स्टोन था, लेकिन कुचलने के बाद उसकी सोर्स एनर्जी जल्दी खत्म हो गई और क्यू जिन ने ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया। हर बार जब आप सिंथेसिस प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं तो आपको एक सोर्स स्टोन की जरूरत होती है। ये चीजें बहुत महंगी हैं, हर एक 500 पॉइंट्स की। गो यिगो के पास अभी 300 से कम पॉइंट्स थे, जो पिछले 2 दिनों में क्लास के बाद आर्मर्ड क्रैब्स को मारने से मिले थे। उनके दादा गो देहाओ कहते थे कि लड़कों को किफायत से और लड़कियों को शान से पालना चाहिए, इसलिए उन्होंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं दिया। स्कूल शुरू करने के लिए स्टार्टअप फंड के तौर पर सिर्फ एक खंजर और 3 सोर्स स्टोन दिए। मुख्य बात यह है कि आपके पास पालने के लिए कोई लड़की भी नहीं है। गो यिगो को अपने दादाजी के जादुई बैग से बहुत जलन होती थी और वह सोचता था कि उसे पाकर वह दुनिया पर राज कर लेगा। असलियत यह थी कि वह अभी भी 500 पॉइंट्स में दर्द कम करने वाला आर्म बैच खरीदने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। जोइन, क्यों न हम इसे आजमा कर देखें? क्यों जिनका दिल बेचैन हो रहा था। वह लॉटरी पर जुआ नहीं खेल सकता था, लेकिन सिंथेसिस पर जुआ खेलना ठीक होना चाहिए। आपके पास सिर्फ 1000 से कुछ ज्यादा पॉइंट्स बचे हैं। आप सिर्फ 2 बार ही जुआ खेल सकते हैं, और वैसे भी आपका सारा सामान अभी भी घर पर ही है। टैन जोइन ने कहा, वह रिस्क नहीं लेना चाहता था। चाहे सिंथेसाइज्ड चीजें कितनी भी बदसूरत क्यों न हो, वह उस टचिंग सक्सेस रेट के साथ चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। पॉइंट्स, हम उन्हें आर्मर्ड क्रैब्स को मारकर पा सकते हैं कि जिनको लगा कि पॉइंट्स आसानी से मिल जाते हैं, और जो अलग अलग चीजें उसने बनाई थीं, वे वेयरहाउस में बस धूल फांक रही थीं, इसलिए उसने सिंथेसिस पर दाव लगाना ही बेहतर समझा। ठीक है, जब हमें अपना सामान मिल जाएगा तो हम वापस आकर इसे ट्राई करेंगे। क्यू जिन ने पहले ही तय कर लिया था और टैन जोइन को एतराज करने की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर गो यिगो ने कहा, लगता है आपके पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। क्या आपके परिवार में कोई दूसरी दुनिया में काम करता है? क्यू जिन ने अपना सिर हिलाया, नहीं नहीं, मेरे परिवार में कोई भी दूसरी दुनिया में काम नहीं करता है। ओह, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको दोनों तरफ के प्राइवेट सिंथेसिस प्लेटफॉर्म दिखाऊं? ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ एक ही इस्तेमाल हो रहा है। हम दूसरे वाले को देखने जा सकते हैं। गो यिगो ने यह नहीं पूछा कि क्यूई जिन की चीजें कहां से आईं, नहीं, उसने उनकी क्षमताओं के बारे में पूछा। क्या यह तीसरी पीढ़ी के अदरवर्ल्डर की परवरिश थी? वह उन जैसे नए लोगों और उस लड़ाई झगड़े वाले टीचर की तुलना में ज्यादा शांत था। क्या वह सिंथेसिस प्लेटफॉर्म इसी जैसा है? हाँ, तो फिर इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे एक जैसे हैं तो देखने का क्या मतलब है? यह देखना बेहतर है कि वे कैसे जुआ खेलते हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, एक और महिला सिंथेसिस प्लेटफॉर्म पर आ गई। उसने एक पंखा निकाला और उसे बीच में रख दिया, जिसके चारों ओर अलग अलग चीजें थीं, कुल मिलाकर 10 से ज्यादा। असल में आपको इतने सारे की जरूरत नहीं है। मेरे दादाजी ने कहा कि 2 लगाना सबसे अच्छा है, क्योंकि दोनों के मिलने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन ज्यादा लगाने के भी अपने फायदे हैं। अगर आप सफल होते हैं तो आपको कई खूबियां मिलेंगी, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड। गो यिगो ने उन्हें समझाया। वह महिला प्लेटफॉर्म से कूद गई और उस पर एक सोर्स स्टोन को कुचल दिया।
एक सफेद रोशनी चमकी और असली पंखा सिर्फ दो पंखे की हड्डियों जैसा रह गया, जो चॉपस्टिक की एक जोड़ी जैसा दिख रहा था। सिस्टर लियू, यह ऐसे ही फेल हुआ होगा, है ना? उसके बगल में बैठी एक और महिला ने कहा। सिस्टर लियू का दिल तब बैठ गया जब उसने देखा कि सिर्फ दो पंखे की हड्डियां बची हैं, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद से कहा, अभी भी उम्मीद है। इसे पहचानो। उसे दो चॉपस्टिक पकड़े हुए यहां आते देख कि जिंग जल्दी से एक तरफ हट गया। वह इसे पहचानने के बाद बिना कुछ कहे यहां से चली गई। हालांकि क्यू जिंग ने पहचान का नतीजा नहीं देखा, लेकिन उसके हाव भाव से लगता है कि यह बैच जरूर खराब रहा होगा। 71 चैप्टर 71 एक कुत्ता। उसके बाद कई और लोगों ने सिंथेसाइज करने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी फेल हो गए। इसके विपरीत आसपास के दर्शकों, मनोरंजन चाहने वालों ने बहुत सारे खरबूजे के बीज खाए। कि जिंग ने देखा कि असल में दूसरी मंजिल पर देखने वालों के लिए सीटें थीं और दादाजी गौ वहां एक जोशीले छोटे बालों वाले बूढ़े आदमी के साथ वाइन पी रहे थे। क्या वह बूढ़ा आदमी वह जुआरी हो सकता है जो क्लास डायमेंशनल गेट की रखवाली करता है? गौ यिगो ने क्यू जिंग को उस दिशा में देखते हुए देखा और कहा, मेरे दादाजी के साथ जो शराब पी रहा है वह दादाजी मोवांग हैं, जुआरी। वह और मेरे दादाजी एक ही गांव से हैं और एक साथ इस दूसरी दुनिया में आए हैं। उनकी दोस्ती जीने मरने वाली है। अब मेरे दादाजी अक्सर उसे पीने के लिए कहते हैं। अच्छी बात यह है कि वे ठीक हैं, वरना इस उम्र में वे कभी न कभी अपना शरीर खराब कर लेते। उस समय उनके गांव के कई लोग एक साथ सेना में शामिल हो गए थे और गौ देहाओ और मो वांग को एक ही स्क्वाड में भेजा गया था। यह उनकी टीम थी जिसने बंदूकें लेकर हांग वेई को बचाया, जो 2 दिनों से लड़ रहा था। इसके बाद उन्होंने एस पर एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स का पहला बैच बनने के लिए भी अप्लाई किया और एबिलिटीज हासिल की। मो वांग ने अजीब लेकिन काम की काबिलियत लेट्स गैम्बल को जगाया, लेकिन गौ देहाओ की काबिलियत बैड लक लड़ाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी और इसका इस्तेमाल सिर्फ जुए में मो वांग के खिलाफ जीतने के लिए किया जा सकता था। फिर एक डाइस गेम के दौरान उन्होंने अपनी कॉम्बिनेशन स्किल डेवलप की। एक छोटा सा गैम्बल, सच में बैड लक। यह तो शर्त लगाने जैसा है कि मेरी बंदूक में गोलियां नहीं हैं। उफ, सच में बुरी किस्मत, तुम खत्म हो गए। मो वांग सोर्स पावर का इस्तेमाल दाव के तौर पर करता है कि वह सफल नहीं होगा और फिर गौ देहाओ अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके इस जुए की संभावना को बदल देता है और 2 ऐसी काबिलियत से डैमेज करता है जो नुकसान नहीं पहुंचाती। दोनों इस बात को लेकर काफी समय तक खुश रहे। वे पहले से ही अच्छे दोस्त थे और अब वे और भी ज्यादा एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। इसलिए उनके साथी मजाक में उन्हें गैम्बलिंग डॉग डुओ कहते थे। बाद में एक मिशन के दौरान मो वांग को जिंदगी और मौत की मुश्किल का सामना करना पड़ा और इस मुश्किल से निकलने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल जुए में गवा दिए। इस वजह से वह लेवल 5 तक पहुंचने वाले तीसरे एस पर बन गए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी फिजिकल ताकत और हेल्थ पर भी दाव लगाया, नहीं तो वे अब गौ देहाओ से थोड़े भी छोटे नहीं दिखते। दादा मो का एक बेटा है, लेकिन बाद में वह भी लड़ाई में मारा गया और कोई वंश नहीं छोड़ा, इसलिए वह मेरे साथ अपने पोते जैसा बर्ताव करता है और मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। बस इतना ही, चलो एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं। गौ यिगो ने अपना फोन निकाला और क्यू जिन को दोस्त के रूप में जोड़ लिया। तो तुम यह जिन हो? यह काफी दुर्लभ है, कि जिन ने कहा। हाँ, मेरे पापा ने जुआंगजी नाम की कोई किताब पढ़ी और मुझे यह नाम दिया। यह बुरा नहीं है। अरे यार, मुझे डैड शब्द नहीं कहना चाहिए था। जैसे ही क्यू जिन माफी मांगने वाला था, गौ यिगो ने बीच में कहा, मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कौन सी किताब पढ़कर मुझे यह नाम दिया। यह भी हो सकता है कि उनके साथियों ने उन्हें यह नाम चुनने में मदद की हो। वैसे आप वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में? इस सवाल पर मुझे ध्यान से सोचना होगा। क्यू जिंग ने मन ही मन सोचा, युवा आइलैंड बेस का वेस्ट गेट बिक्सियाओ सिटी के ईस्ट गेट से जुड़ता है। ईस्ट गेट से आते हुए आपको पहले कमांड सेंटर से गुजरना होगा। लॉजिकली कमांड सेंटर बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, इसलिए यह ईस्ट डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। हम डॉर्मेट्री में रहते हैं, टैन जुओयिन ने इस समय कहा। कि जिंग ने अपना मुंह खोलने के तुरंत बाद उसे बंद कर लिया। मैं बस ध्यान भटक रहा था, मैंने किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। सिटी अकादमी ने जो घर दिया है वह सिंथेसिस हॉल के पास है। टैन जुओयिन ने उस तरफ इशारा किया जहां से वे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आए थे। गौ यिगो ने कहा, ओह, तुम अभी भी डॉर्मेट्री में रहते हो। मैं सीधे बिक्सियाओ सिटी में रहता हूं। उसने अपने फोन पर मैप खोला, उन दोनों को दिया और उस पर एक बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सोर्स स्टोन प्रोसेसिंग प्लांट है जो बिक्सियाओ शहर के उत्तर पश्चिम में है। आसपास का इलाका खेती के कमरों से भरा है। अगर आपको ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है तो इसका मतलब है कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पहले ही दे दिया गया है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके कल्टीवेशन रूम खरीद लिया जाए। लेकिन कल्टीवेशन रूम बहुत महंगे होते हैं। सोर्स पावर के कंसंट्रेशन के आधार पर वे कई गुना ज्यादा महंगे हो सकते हैं, हजारों पॉइंट्स, और सबसे ज्यादा कीमत 800,000 पॉइंट्स हो सकती है। हे भगवान, यह इतना महंगा है। यह पूरे 800,000 आर्मर्ड केकड़े हैं। क्यू जिंग ने मन ही मन आह भरी, अगर मैं 800,000 तक बचाने के लिए सिर्फ आर्मर्ड क्रैप्स काटूं तो मेरा चाकू घिस जाएगा।
हाँ, मैं अभी भी कुछ आर्मर्ड क्रैब्स को मारकर मजा करना चाहता हूँ। मैं आज युवा आइलैंड जाकर कुछ आर्मर्ड क्रैब्स मारने का प्लान बना रहा हूँ। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? यह सुनकर गो यिगो ने सिर हिलाया। मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दूं? उसने कार की चाबी निकाली और उसे हिलाया। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हम खुद जा सकते हैं। क्यों जिन ने हाथ हिलाया। गो यिगो ने जोर नहीं दिया। ठीक है, सावधान रहना। हालांकि आपकी सुरक्षा के लिए टीचर जिम्मेदार हैं, लेकिन वे हाथ या पैर टूटने जैसी चोटों में दखल नहीं देंगे। क्यों जिन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ। बाय बाय। अलविदा। वह सिंथेसिस मटेरियल और यहाँ के ऑडियंस को नहीं जानता और यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बेहतर है कि जल्दी जाकर 2 केकड़े मार लिए जाएं और जल्दी नहाने वापस चले जाएं। वह इंतजार नहीं कर सकता। टैन ज़ोइन ने पूछा, क्या हम इलेक्ट्रिक स्कूटर पर वापस जा रहे हैं? क्यों जिन ने एक पल सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें उठाकर लाइटनेस स्किल का इस्तेमाल करके यात्रा कैसे करूं? जब टैन ज़ोइन ने उस जोरदार धक्का के बारे में सोचा तो वह अपने आप मना करना चाहती थी, लेकिन उसने यह भी सोचा कि भविष्य में दूसरी दुनियाओं को एक्सप्लोर करते समय आखिरकार इमरजेंसी आएगी जब उसे हाईवे पर ले जाया जाएगा, इसलिए बेहतर है कि वह अपने डर और मुश्किलों पर जल्दी काबू पा ले। ठीक है, मुझे डर नहीं है। क्यों जिन ने बस झिझकते हुए पूछा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ाओयिन सच में मान जाएगी। ठीक है, मैं धीरे चलूंगा। क्यूई जिन ने टैन ज़ोयिन को एक राजकुमारी की तरह उठाया और उसने क्यूई जिन की गर्दन को भी कसकर पकड़ लिया। हम निकलने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं इसे जोर से चिल्लाऊं तो मुझे डर नहीं लगेगा। वहां पहुंचने के बाद टैन ज़ोयिन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने चक्कर आते हुए कहा, अगली बार चिल्लाओ। 3, 2, 1, फिर जाओ। मेरी हिम्मत मुझसे डरकर खत्म होने वाली है। वह अब पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी। क्यूई जिंग ने जल्दी से अपनी जगह से एक ड्राई लीफ स्पिरिट निकाली और उस पर उसका इस्तेमाल किया। हरी रोशनी को देखकर क्यूई जिंग को बहुत आराम महसूस हुआ। वह मुझे दोष तो नहीं देगी, है ना? लगता है इस बार यह सच में थोड़ा जल्दी हो गया। वह बाद में मुझसे हिसाब बराबर तो नहीं करेगी, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राई लीफ स्पिरिट बहुत असरदार होनी चाहिए। इसके ठीक होने के बाद वह ठीक हो जाएगी। क्यू जिंग ने अपने दिल में खुद को बहुत यकीन दिलाया। वह पूरी तरह से उस बच्चे की तरह था जिसने कोई गलती की थी और अपने माता पिता से सजा मिलने का इंतजार कर रहा था। ड्राई लीफ स्पिरिट के इलाज से टैन ज़ोयिन ने राहत की सांस ली। मुझे बेहतर लग रहा है। फेंग शेंग, अगली बार तुम्हें 3, 2, 1 चिल्लाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर पर अपनी छोटी मुट्ठी से मारूंगा। अचानक वहां सिर्फ एक नुकसान न पहुंचाने वाला खतरा था। क्यू जिंग ने भी राहत की सांस ली। हाँ, मैं अगली बार जरूर चिल्लाऊंगा। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? टैन ज़ोयिन ने जवाब दिया, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन तेज स्पीड की आदत डालना सच में बहुत मजेदार है। बस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बहुत तेज था। मैं अगली बार जरूर ध्यान दूंगा। अपनी गलती मानने का उसका रवैया सच्चा होना चाहिए। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, फिर साइड के दरवाजे से युवा आइलैंड बीच में घुस गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने आर्मर्ड क्रैब्स की लाशें पहले ही एक छोटे से पहाड़ पर जमा हो चुकी थीं और कुछ ही लोग बचे हुए कम संख्या में आर्मर्ड क्रैब्स को साफ कर रहे थे। हमें देर हो गई है। देखो वह क्या है। उनकी नजर में एक एक्सकेवेटर जैसी गाड़ी दिखाई दी। इसका फावड़ा एक शीशे से बंद था और जब भी यह आर्मर्ड केकड़ों की लाशों के पास से गुजरता तो वे लाशें गायब हो जाती। क्या यह एक पोर्टल नहीं है? तो यह हिल सकता है। एक हाई लेवल पोर्टल होने के नाते क्या इसे ठीक नहीं किया जाना चाहिए? इसे क्यों उठाया जा सकता है? क्यूई जिंग को सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। 72 अध्याय 72 आध्यात्मिक अभ्यास। क्यूई जिंग ने कुछ बख्तरबंद केकड़ों को फ्राइंग पैन से कुचल दिया। उसके बाद वे दोनों वापस लौट आए। डॉर्म में वापस आकर तीनों रूममेट अपने अपने कामों में बिजी थे। आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने आज दोपहर क्या देखा, क्यू जिन ने सोंग जियांग और दूसरों से कहा, रहस्य का नाटक करते हुए, जानबूझकर सस्पेंस बनाते हुए। अपना फोन नीचे रखते हुए सोंग जियांग ने पूछा, क्या तुम फिर से दूसरी दुनिया में चले गए? हाँ, क्यू जिन ने सिर हिलाया। यान चेंग, जो बालकनी पर पेंटिंग कर रहा था, दिखाई नहीं दिया, केवल उसकी आवाज सुनाई दी। क्या तुमने कोई सुंदर महिला देखी? सोंग जियांग ने बालकनी की तरफ देखा। तुम पेंटिंग के अलावा हमेशा खूबसूरत औरतों के बारे में ही क्यों सोचते हो? क्या तुम किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकते? बालकनी से एक आवाज आई, अगर मैं खूबसूरत औरतों के बारे में नहीं सोचता तो क्या मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए? ऐसा नहीं है कि यह नामुमकिन है, क्यू जिंग ने बीच में कहा। सोंग जियांग ने तुरंत जवाब दिया, दफा हो जाओ, तुम्हारा आइडिया खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके जैसे बदतमीज आदमी के बारे में कौन सोचेगा? यान चेंग को बस कुछ ही शब्दों की जरूरत थी कि वह की जिंग जो करने वाला था उसे पटरी से उतार दे। वह असल में थोड़ा शेयर करने, दिखावा करने आया था। क्यू जिंग ने अपना फोन खोला और सोंग जियांग को अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखाईं। सोंग जियांग ने फोन उठाया। स्क्रीन के ऊपर एक स्टार चार्ट दिख रहा था और नीचे एक चमकता हुआ शहर का नजारा दिख रहा था। 2 उंगलियों से दबाकर उसने जूम इन किया और फिर से जूम इन किया। सोंग जियांग ने शहर की इमारतों की ओर इशारा करते हुए कहा, दूसरी दुनिया का आर्किटेक्चर असल में एक मॉडर्न शहर है। मुझे लगा कि यह एक युद्ध का किला होगा।
स्कूल में आने से पहले दूसरी दुनिया के बारे में उनकी समझ यह थी कि वहां बहुत सारे मॉन्स्टर, ज्यादा जमीन और बहुत सारे अनदेखे रिसोर्स थे। उसकी कल्पना में दूसरी दुनिया का शहर एक ऐसा किला होना चाहिए जो कभी न टूटने वाला हो, जो हर दिन खतरनाक एलियन जानवरों के हमलों का सामना करे, शहर में शांति और शान हो और हर जगह हथियारों से लैस पेट्रोलिंग हो। लेकिन एकेडमी पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि सीनियर्स और टीचर्स उतने सीरियस नहीं लग रहे थे जितना उसने सोचा था, और सामने वाले वॉरियर्स भी उतने टेंशन में नहीं थे। जब सोंग जियांग ने अपना एप्लीकेशन भरा तो उसने देश की सेवा करने और अपने पीछे की जमीन के लिए खूनी लड़ाई लड़ने के बारे में सोचा, इसलिए उसने हर दिन मुश्किल और थकान के लिए खुद को तैयार कर लिया था। स्कूल में आने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि एक टीनेजर होने के नाते जिसने अभी अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसे अब भी यह रिलैक्स्ड माहौल पसंद है, रोजाना की फिजिकल ट्रेनिंग को छोड़कर। अगर यह आसान हो सकता तो कौन तकलीफ सहने को तैयार होता। अरे हेलो लिटिल सॉन्ग, मैं यहाँ हूँ। यह देखकर कि सोंग जियांग जो कुछ सोच रहा था आखिरकार होश में आ गया था। क्यू जिन ने आगे कहा, इस फोटो और इस फोटो में आसमान में क्या फर्क है। उसने फोटो को स्वाइप करके दूसरी फोटो पर भेज दिया। मियाओ कुई और यान चेंग ने जब सुना कि उन्हें अंतर ढूंढना है तो वे तुरंत वहां आ गए। दूसरी फोटो भी तारों भरे आसमान की थी। आप यह तो नहीं कहेंगे कि इन दोनों तस्वीरों में तारे अलग अलग हैं, है ना? क्यू जिन ने सिर हिलाया। हाँ, यह सही है। ये दोनों तस्वीरें एक ही जगह पर ली गई थीं और वे सिर्फ 5 मिनट से भी कम समय के अंतर पर हैं, लेकिन तारों की व्यवस्था पूरी तरह से अलग है। यह सुनकर मियाओ कुई ने अनुमान लगाया, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस ग्रह पर दूसरी दुनिया है वह बहुत तेजी से घूमता है? सिर्फ इसी तरीके से 5 मिनट के अंदर तारों की जगह में हुए बदलाव को समझाया जा सकता है। क्यू जिंग ने उंगली आगे बढ़ाकर हिलाया, नहीं नहीं नहीं। फिर उन्होंने संक्षेप में गहरे समुद्र के विशाल कछुए और बिक्सियाओ शहर की कहानी सुनाई। हमें जो घर दिया गया है वह छोटा नहीं है। घर देखने के बाद हम सिंथेसिस हॉल गए। अंदाजा लगाओ सिंथेसिस हॉल में क्या है। वहां क्या है? यहां सिंथेसिस टेबल और अप्रेजल मशीनें हैं। मियाओ कुई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, क्या मैं सिंथेसिस टेबल और अप्रेजल मशीन के बारे में सोच रहा हूं? हाँ, सब हैरान रह गए। जमीन का एक और ठोस टुकड़ा पोलर बेयर्स के हाथों चला गया। मैं ट्रायल पास करना चाहता हूं। मैं एबिलिटी एकेडमी के इस नए गांव में 1 सेकंड भी और नहीं रह सकता। हाँ, चलो गांव छोड़ दें। इस समय ट्रायल पास करने की उनकी इच्छा चरम पर पहुंच गई। मैं कुरोको बनना चाहती हूं और ट्रायल के जरिए टेलीपोर्ट करना चाहती हूं। इस समय मियाओ कुई के लिए ट्रायल पास करने की सबसे बड़ी संभावना स्पेस एबिलिटीज वाली एक खूबसूरत लड़की शिराई कुरोको याडिया बनना है। बाकी दो भी अपने अपने तरीकों के बारे में सोच रहे थे। आप 3 मीटर से ज्यादा का सामान नहीं ला सकते। फिर ट्रायल शुरू करने के बाद मैं पेंटिंग फाड़ दूंगा। बुलाए गए सामान को नहीं गिना जाना चाहिए, है ना? यान चेंग की काबिलियत सच में बहुत काम की है जब तक वह अपनी पेंटिंग स्किल्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करता है। सोंग जियांग, तुम क्या कर रहे हो? किसी समय सोंग जियांग बालकनी में गया था और की हो की आवाज आई। मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। अगर मेरी काबिलियत बेकार है तो मैं अपने शरीर को बेहतर बनाऊंगा। यान चेंग और मियाओ कुई ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पुशअप आर्मी में शामिल हो गए। मैं भी आ रहा हूँ। आज डॉर्मेट्री में खास तौर पर जोश है। कि जिंग अपनी कुर्सी पर बैठे सोडा पी रहे थे और एक गाना गुनगुना रहे थे। सफलता या असफलता को देखें तो जीवन वीरतापूर्ण है, यह बस फिर से शुरू करना है, धिक्कार है। 3 अगले दिन फिजिकल ट्रेनिंग हमेशा की तरह शुरू हुई। पूरी क्लास को पहले से पता था कि क्यूई जिंग नाम का कोई ऐसा इंसान है जिसे हर दिन दौड़ना नहीं पड़ता, और वे उससे जलते थे और दांत पीसते थे। यह क्लास खत्म करने के बाद वे एक बार फिर टीचर जूफू से मिले, जिन्होंने उन्हें कल्टीवेशन क्लास सिखाई। आज आपको मेंटल कल्टीवेशन मेथड सिखाने का दिन है, जो पिछली बार के सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड से कहीं ज्यादा आसान है। जूफू ने छोटे काले कागज के टुकड़ों का एक ढेर निकाला। जब तक आप इस मेंटल पैच को अपनी गर्दन के पीछे चिपका कर रखेंगे और इसके आपके शरीर में घुलने मिलने का इंतजार करेंगे, तब तक सोचने के साथ आपकी मेंटल पावर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जूफू ने क्लास मॉनिटर बाई जियाओ से कहा कि वह यह बैंडेड जैसी चीज सबको बांट दे। यह देखकर कि सभी को मेंटल पैच मिल गया है, जूफू ने कहा, यह आपके हेडकाउंट के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। अगर आप गलती से इसे तोड़ देते हैं तो कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। अब मैं इसे इस्तेमाल करना दिखाता हूं। उसने एक असली प्लास्टर निकाला, प्रोटेक्टिव फिल्म को फाड़ा और उसे अपनी गर्दन के पीछे चिपका लिया। मैं सच में एक अच्छा टीचर हूं। मैंने कल का प्लास्टर आज तक बचाकर रखा है। मैं बहुत डेडिकेटेड हूं। जूफू ने आगे कहा, इसे फाड़ने के बाद ध्यान रखें कि आप ट्रांसपेरेंट साइड ही चिपकाएं, ब्लैक साइड नहीं। अगर आप अपनी गर्दन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप किसी क्लासमेट से मदद मांग सकते हैं। इसे फाड़ने के 2 मिनट के अंदर ही चिपका दें। कौन अपनी गर्दन तक नहीं पहुंच सकता? टैन ज़ोयिन ने अपने सुंदर बाल इकट्ठा किए और क्यूई जिंग को दे दिए। इसे सही से चिपकाओ। चिंता मत करो अपने हुनर से। मैंने पहले भी अपने दादाजी को इस चीज को घर पर चिपकाने में बहुत मदद की है। क्यूई जिंग ने ट्रांसपेरेंट पैच को फाड़कर टैन ज़ोयिन की गर्दन पर चिपका दिया। वह भी घूमी और एक की जिंग पर भी वार किया।
जब सबने उन्हें चिपकाना खत्म कर दिया तो जूफू ने कहा, अब आपको बस 10 मिनट इंतजार करना है ताकि यह आपके शरीर में पूरी तरह से घुल मिल जाए। उसके बाद हर बार जब आप सोचेंगे तो आप अपनी मेंटल पावर थोड़ी बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर जिन स्टूडेंट्स की सोच ज्यादा एक्टिव होती है उनकी मेंटल पावर तेजी से बढ़ती है। ये बुफान ने पूछा, गुरुजी, इसे मेंटल कल्टीवेशन मेथड क्यों कहा जाता है? क्या यह सोच की कल्टीवेशन नहीं है? जूफू ने कहा, इस पैच पर टिके रहना मेंटल कल्टीवेशन मेथड की आपकी साधना का सिर्फ पहला कदम है। मेंटल कल्टीवेशन मेथड सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड से अलग है। यह शरीर के किसी खास हिस्से को मजबूत करने के बजाय स्किल सीखता है। यह सिखाता है कि मेंटल पावर का इस्तेमाल कैसे करें, जैसे आसपास के माहौल को समझना, दिमाग की सोचने की स्पीड बढ़ाना, दुश्मन की हरकतों का अंदाजा लगाना वगैरह। ये सब चीजें आपको सीखनी होंगी। सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड सिर्फ आपके शरीर को मजबूत बनाता है और यह नहीं बताता कि लड़ने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करें। इस बारे में बात करते हुए जूफू मुस्कुराया, हालांकि सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड सिर्फ मेंटल पावर का इस्तेमाल करना सिखाता है और मेंटल पावर को बेहतर बनाना नहीं सिखाता। फिर भी आप मैथ सीख सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ज्यादा मैथ पढ़ें और अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी मेंटल पावर थोड़ी तेजी से बढ़े। हे भगवान, इसीलिए एडवांस्ड मैथमेटिक्स नाम का एक कोर्स है। पता चला कि यह ऐसा ही है। क्योंकि जिन सच में अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, यह बहुत थकाने वाला था। मैं गणित सीखने से कैसे बच सकता हूं? 73 चैप्टर 73 ऑब्जर्वेशन हकी। मुझे यह मानना होगा कि दुनिया में उतार चढ़ाव है। कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स सीखना बहुत मजेदार लगता है, इसलिए वे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके के तौर पर मैथ्स पढ़ने के लिए सही हैं। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में गड़बड़ी आ सकती है और वे सोचना बंद कर सकते हैं और मैथ्स का सामना करने पर वे हैरान हो सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे मैथ्स न पढ़े, इसे अपने हालात के हिसाब से पढ़े। चाहे गेम खेलना हो या डांस करना, जब तक यह आपके दिमाग को एक्टिवेट करता है, यह एक अच्छा तरीका है। अगर आपको हिलने डुलने में बहुत आलस आता है तो कभी कभी सोना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग जागने के मुकाबले ज्यादा एक्टिव हो सकता है। आप बहुत विचारशील और अच्छे शिक्षक हैं। कम सफल लोगों को लगा जैसे उन्होंने कोई अच्छी बात सुन ली हो। उन्होंने अभी अभी खुद को गणित पढ़ने के लिए जो पक्का इरादा किया था, वह तुरंत गायब हो गया। गेम खेलना बहुत अच्छा है, सोना बहुत बढ़िया है। मेंटल स्ट्रेंथ पोस्ट जिंदाबाद। इस समय की जिन परेशान था। एम्परर इंजन की मदद से उसकी गेमिंग स्किल्स पहले से ही परफेक्ट थीं। आमतौर पर गेम खेलते समय उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वह बस अपने शरीर के सहज रिएक्शन पर भरोसा करके जीत सकता है। क्या वह सिर्फ सो सकता है? लेकिन जब मकड़ी ने उसके शरीर को मजबूत किया तो वह थोड़ी देर सोने के बाद पूरे दिन की नींद को खत्म कर सकता था और फिर उसे नींद नहीं आती थी। आह, मुझे क्या करना चाहिए? क्या भविष्य में जब मैं लड़ूंगा तो मुझे विजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होगा, या मुझे एडवांस्ड मैथ्स सीखना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉटरी। मुझे लॉटरी निकालनी होगी। केवल लॉटरी ही मेरी परेशानियों का समाधान कर सकती है। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ कोई ठोस चीज नहीं है, तो मैं इसका रेफरेंस कैसे ढूंढ सकता हूं? क्लासरूम में तेज हवा चली और की जिन को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। मेंटल स्ट्रेंथ पोस्ट। क्या यह पहले से तैयार रेफरेंस नहीं है? यह कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से ड्रॉ करना होगा। अगर चांस कम है तो कोई बात नहीं। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला तो यह बस मेरी बुरी किस्मत है। कि जिन नीचे झुका और कुछ उठाने का नाटक किया ताकि अगर वह कुछ बड़ा बनाए तो दूसरे लोग डरे नहीं। लॉटरी। वह मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसके हाथ में कोई चीज नहीं आई। एक स्किल आ रही है। ऑब्जर्वेशन हकी शरीर के अंदर छिपी शक्ति को एक्टिवेट करता है, जिससे व्यक्ति दूसरों की मौजूदगी को महसूस कर पाता है, नजर के दायरे से बाहर चीजों की जगह और संख्या को समझ पाता है, साथ ही अगले पल विरोधी क्या करेगा यह भी समझ पाता है। ऑब्जर्वेशन हकी साइकोलॉजी से बहुत जुड़ा हुआ है और इसका इस्तेमाल पक्का करने के लिए शांति की जरूरत होती है। इमोशनली परेशान या बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बार बार इस्तेमाल करने से इसकी रेंज और इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है और यह दूसरी काबिलियत में बदल सकता है। एक पल में की जिन के दिमाग में पूरी क्लासरूम का पैनोरमिक व्यू आ गया, जिसमें कोई भी डिटेल छूटी नहीं थी। वहां कोई रंग नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस हर चीज का ऑरा और आकार था। हर किसी का ऑरा अलग होता है। क्लासमेट्स की ऑरा इंटेंसिटी टीचर जूफू जितनी स्ट्रांग नहीं थी, सिवाय खुद के। सबसे पहले झायिन का ऑरा याद कर लो ताकि भविष्य में लोगों की भीड़ में भी मैं उसे जल्दी से ढूंढ सकूं। यह ऑरा सोंग जियांग है, यह मियाओ कुई है और यान चेंग चुपके से लिटिल बेयर बिस्कुट खा रहा है। मैं भी खाना चाहता हूं। कि जिन ने अपना ऑब्जर्वेशन हकी ऊपर की मंजिल तक बढ़ाया। ऊपर की क्लासरूम में भी दर्जनों लोग थे जिनकी ऑरा इंटेंसिटी भी उनके जैसी ही थी, शायद वे भी फ्रेशर थे। उनकी नजर में उनके टीचर जू जितने मजबूत नहीं थे। भविष्य में मैं इसका इस्तेमाल दूसरों के खतरे का लेवल समझने के लिए कर सकता हूं। यह सच में बहुत काम का है। यह दूसरे
लोगों के कामों का भी अंदाजा लगा सकता है और दूसरी काबिलियत में भी बदल सकता है। यह बहुत बढ़िया है। मैंने एक खजाना निकाला है। अब मानसिक शक्ति का क्या मतलब है? भाग जाओ गणित। माँ को अब मेरी पढ़ाई की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम नीचे क्या उठा रहे हो? बहुत समय हो गया। टैन ज़ोयिन ने क्यूई जिंग को कई मिनट तक टेबल के नीचे बैठा देखकर पूछा। कि जिंग अपनी सीट पर वापस बैठ गया और धीरे से बोला, मैंने अभी अभी एक बड़ा इनाम जीता है। मैं तुम्हें क्लास के बाद इसके बारे में बताऊंगा। मेंटल स्ट्रेंथ वाला पोस्ट गायब होने वाला है। इस मौके का फायदा उठाकर फिर से ड्रॉ करें। कि जिंग फिर से टेबल के नीचे बैठ गई। लॉटरी। मेंटल स्ट्रेंथ पोशन एडवांस्ड पीने के बाद मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ाता है। बहुत बढ़िया, इसे वापस जगह पर रखो और फिर से ड्रॉ करो। डॉगस्किन प्लास्टर दर्द और सूजन का इलाज करता है। हे भगवान, मैंने तो कुत्ते की खाल का प्लास्टर बना दिया। समय बहुत जरूरी है, फिर से ड्रॉ करें। बत्तख की गर्दन चूहे का मांस नहीं। कुल, यह तो बिल्कुल सही नहीं है ना? क्यों जिंग ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। पता चला कि मेंटल स्ट्रेंथ वाला पोस्ट तो पहले ही गायब हो चुका था। तो फिर भूल जाऊं। वैसे भी इस लॉटरी ने मुझे वह पहले ही दिला दिया है जो मैं चाहता था। या मुझे एक बार और चित्र बनाना चाहिए? जब मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है तो एक बार और बनाने में क्या हर्ज है? लॉटरी। स्ट्रेच लेग स्टेयर आई पिल 3 गोलियां सभी बीमारियों को ठीक करती है। जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता वह तुरंत पूरी तरह ठीक हो जाता है। ओह हो, अच्छा सामान आ रहा है। लेकिन क्या मैंने अपनी गर्दन पर लगी मिट्टी को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया? क्यों जिनको शक था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्ट्रेच लेग स्टेयर आई पिल सच में जान बचाने के लिए अच्छी चीज है। आज गुड लक फिर से ड्रॉ। यह आता है। लॉटरी। स्नैक गिफ्ट पैक, इसमें 100 तरह के स्नैक्स हैं। इतना बड़ा। जैसे ही यह दिखाई दिया कि जिन ने तुरंत इसे अपनी आस्तीन की जगह में वापस रख दिया। यह बहुत करीब था। पैकेजिंग बैग टेबल से दबकर लगभग फट ही गया था। यह टेबल इतनी छोटी क्यों है? मैं अब और ड्राइंग नहीं कर सकता। अगर मुझे सच में कुछ बड़ा मिल गया तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं टेबल नहीं तोड़ सकता। संतुष्ट क्यू जिंग अपनी सीट पर वापस बैठ गया। जूफू ने देखा कि सभी ने लगभग काफी सोख लिया है, इसलिए उसने उन सभी से सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड शुरू करने को कहा। वह एक बार फिर कंफर्म करना चाहता था कि वे सभी इसे सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। वह क्लासरूम में घूमे और कई स्टूडेंट्स को गाइड किया जिनका सोर्स पावर ऑपरेशन स्टैंडर्ड नहीं था। जब उसने फिर से क्यू जिंग को देखा तो उसने एक बार फिर अपने दिल में आह भरी, एक जीनियस। वह पहले से ही सोर्स पावर एब्जॉर्प्शन की स्पीड को एक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। जब उसका पूरा शरीर सोर्स पावर एब्जॉर्ब करता है तो कुल एब्जॉर्ब हुई सोर्स पावर की मात्रा दूसरे स्टूडेंट्स द्वारा एब्जॉर्ब की गई मात्रा के बराबर होती है। शायद वह मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में भी जीनियस होगा। जूफू ने चुपके से सिर हिलाया और अगले स्टूडेंट को देखता रहा। क्योंकि तुमने अभी अभी मेंटल स्ट्रेंथ हासिल की है, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं सिखा सकता। जब तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएगी तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। स्टूडेंट्स की मेंटल स्ट्रेंथ की पिछली ग्रोथ रेट के अनुसार उनकी मेंटल स्ट्रेंथ आमतौर पर अगले सेमेस्टर के पहले हाफ में धीरे धीरे स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएगी। तो अभी इस बारे में बात करना बेकार है। बिना प्रैक्टिस के सिर्फ बात करने से वे तब तक इसे भूल जाएंगे। ठीक है, सब लोग बचे हुए समय का इस्तेमाल किताबें पढ़ने और होमवर्क करने में कर सकते हैं। जोर से बात मत करो। अगले हफ्ते की क्लास में हम प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी दुनिया में जाएंगे। अरे हाँ, वैसे तो क्लास अच्छी है, लेकिन क्लास न होने का एहसास बहुत अच्छा है। क्यू जिंग और टैन ज़ोयिन ने अपने फोन पर एक दूसरे से बातचीत की। हालांकि टैन ज़ोयिन बिना जवाब टाइप किए क्यूई जिंग को आवाज भेज सकता है, लेकिन क्यू जिंग के फोन पर हरी स्क्रीन देखकर दूसरे लोग सोचेंगे कि वह एक बदमाश है। इसलिए अगर गलती से उनकी चैट हिस्ट्री देख लेने वाले लोग की जिंग का मजाक उड़ाए तो टैन ज़ोयिन ने भी की जिंग से टाइप करके बात की। टैन ज़ोयिन, आपने अभी क्या बनाया? क्यू जिंग, ऑब्जर्वेशन हकी। यह कुछ मेंटल ताकत जैसा है। यह चीजों की लोकेशन को समझ सकता है और दुश्मन की हरकतों का अंदाजा लगा सकता है। क्यूई जिंग, यह हर किसी की आभा को भी महसूस कर सकता है। टैन ज़ोयिन, तो फिर आपको अब मानसिक शक्ति विकसित करने की जरूरत नहीं है। क्यूई जिंग, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने एक मेंटल स्ट्रेंथ पोशन भी बनाया है जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा सकता है। टैन ज़ोयिन, फिर आप इसे जल्दी से पी लें और टीचर जू से सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड के बारे में पूछें। क्यूई जिंग, ओके। जेपीजी। क्यूई जिंग, मैंने आपका पसंदीदा स्नैक गिफ्ट पैक भी बनाया है जिसमें पूरे 100 तरह के स्नैक्स हैं। टैन ज़ोयिन, क्या आप इसे खाने वाले नहीं हैं? क्यूई जिंग, जब मेरा मन करेगा तब मैं इसे फिर से खरीदूंगा। मैं यह पैक पहले तुम्हें दूंगा। टैन ज़ोयिन, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। टैन ज़ोयिन, ह जेपीजी। 74 चैप्टर 74 आपकी क्लास मेरी क्लास है। क्लास खत्म होने से पहले क्यू जिंग ने मेंटल स्ट्रेंथ पोशन की पूरी बोतल एक ही बार में पी ली। विन क्यूई जिंग के दिमाग में टिनेटस की एक लहर दौड़ गई। उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए वह डेस्क पर लेट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर ध्यान किया।
क्या आप ठीक हो? क्यू जिन ने हाथ हिलाया। वह साफ तौर पर एक अजीब सी सनसनी महसूस कर सकता था और यह लगातार मजबूत और बड़ी होती जा रही थी। उसके दिमाग में टिनेटस धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह आसपास के माहौल को देखने की क्षमता आ गई। क्या यह मानसिक शक्ति का पता लगाने का काम है? ऑब्जर्वेशन हकी के उलट मेंटल स्ट्रेंथ परसेप्शन की रेंज बहुत छोटी थी, सिर्फ लगभग 10 मीटर, जबकि ऑब्जर्वेशन हकी दूसरी बिल्डिंग को भी महसूस कर सकता था। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ परसेप्शन से रंग, आवाजें और डिटेल्स देखी जा सकती थीं, जबकि ऑब्जर्वेशन हकी सिर्फ चीजों का ऑरा और शेप ही समझ सकता था। शायद समझदारी खोने पर ऑब्जर्वेशन हकी का इस्तेमाल न कर पाने की लिमिटेशन मेंटल स्ट्रेंथ पर लागू नहीं होगी। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद कि जिन ने आखिरकार इस एक्स्ट्रा सेंस को अपना लिया और इसे बंद करना सीख लिया। हालांकि डिटेल्स साफ साफ देख पाना अच्छा था, लेकिन यह कहावत सच थी कि दूरी से खूबसूरती बनती है। किसी व्यक्ति को ध्यान से देखने के लिए दिमागी ताकत का इस्तेमाल करना, उसके घने पोर्स की वजह से आपको ट्राइपोफोबिया होने का डर होगा। चलो चलो खाना खाने चलें। इस समय तक क्लासरूम में ज्यादातर लोग जा चुके थे। हाँ, क्या अभी अभी वह दवा पीने के बाद तुम्हें अजीब लगा? टैन ज़ोयिन ने इस समय पूछा। कि जिन ने सिर हिलाया। मेरी मेंटल स्ट्रेंथ अचानक बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे जरूर थोड़ा एडजस्ट करना होगा। चिंता मत करो, यह सही है। अगर क्यू जिन मुसीबत में होता तो वह निश्चित रूप से सूखे पत्ते की आत्मा को बाहर निकालता। राहत महसूस करते हुए टैन ज़ोयिन ने पूछा, ओह, तो मेंटल स्ट्रेंथ कैसी दिखती है? क्यू जिन ने बताया, यह मेंटल ताकत आपके दिमाग में एक एक्स्ट्रा सेंस होने जैसा है, जिससे आप अपनी आंखों का इस्तेमाल किए बिना आसपास का माहौल देख सकते हैं। यह सोनार या रडार जैसा है, लेकिन यह उनसे ज्यादा बेहतर है। आप अपने चेहरे पर छोटे छोटे पिंपल्स भी देख सकते हैं। शायद स्पाइडरमैन में बदलने की वजह से उसकी सोचने की स्पीड पहले से ही बहुत तेज थी, इसलिए उसे इस एरिया में कोई सुधार महसूस नहीं हुआ। या शायद इसलिए कि वह अपना दिमाग इस्तेमाल करने में बहुत आलसी था। चलते चलते क्यू जिन ने उसे उन चीजों के बारे में बताया जो उसने पहले बनाई थीं। क्या आप इनमें से कोई पैर फैलाने वाली और आंखें चमकाने वाली गोली पहले लेना चाहते हैं? यह मुश्किल समय में आपकी जान बचा सकती है। टैन ज़ोयिन ने हाथ हिलाया, इसे अपनी जगह पर ही रखो। मेरे पास भी इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप भी मुश्किल में आगे नहीं बढ़ सकते तो मेरे पास इसे खाने का मौका और भी कम होगा। यह सच था। तो फिर मैं इसे अपनी जगह पर रख दूंगा। लंच खत्म करने के बाद क्यू जिन ने एक बड़ा बैग निकाला जो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और उस पर स्नैक गिफ्ट पैक लिखा था। हैप्पी अनबर्थडे। टैन ज़ोयिन ने स्नैक गिफ्ट पैक ले लिया और उसे डेस्क के पास रख दिया। मैं भी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। उसने अपने बैग से एक घड़ी निकाली। मैंने इसे अदरवर्ल्ड मॉल से खरीदा है। यह आपके अभी के लाइफ स्टेटस को मॉनिटर कर सकता है और जरूरी मौकों पर वार्निंग दे सकता है। ऑटोमेटिकली मदद के लिए कॉल कर सकता है और सबसे पास के ऑन ड्यूटी स्टाफ को जल्दी आने के लिए नोटिफाई कर सकता है। आपने मुझे बहुत सारी चीजें दी हैं और मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ यही दे सकता हूं। मैंने इसे पिकाचू स्टाइल में डिजाइन किया है। शुक्र है, जब मैंने इसे खरीदा तो मुझे कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिखा, वरना मुझे हमेशा लगता कि यह गिफ्ट बहुत बोरिंग है। यह घड़ी, जिस पर क्यू जिन, पिकाचू, टैन ज़ोयिन के बड़े हेडशॉट प्रिंट हैं, टैन ज़ोयिन ने खुद बनाई थी। वह क्यूई जिन के जादुई औजार नहीं निकाल सकती थी, इसलिए वह अपनी भावनाएं केवल इसी तरह से व्यक्त कर सकती थी। यह बहुत सुंदर है। क्या तुमने इसे बनाया है? हाँ, क्यू जिन ने जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर कहा, तुम सच में ड्राइंग कर सकते हो। और तुम इतनी अच्छी ड्राइंग करते हो। मुझे कैसे पता नहीं चला। यह उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। यह बच्चों की ड्राइंग जितना भी अच्छा नहीं है। यह सच में बहुत अच्छा दिख रहा है। यह देखो, यह। सीरियस होकर टैन ज़ोयिन ने अपना सिर झुकाया और कि जिन ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके चेहरे पर किस किया। तुम क्या कर रहे हो? दोपहर की पहली क्लास में फायर आर्म्स ट्रेनिंग थी। क्लास ग्रुप ने अनाउंस किया कि वे शूटिंग रेंज के सामने इकट्ठा होंगे। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेनशी यहां दूसरे क्लासमेट्स के साथ बातें कर रही थी। क्यू जिन ने देखा कि सेनशी के बगल में बन हेयर स्टाइल वाली एक महिला टीचर खड़ी थी जो सेनशी की उम्र की ही लग रही थी। यह उनका फायर आर्म्स टीचर होना चाहिए। क्यूई जिन और बाकी लोग यह देखने गए कि वे क्या बात कर रहे थे। वो तियानक्सिन ने पूछा, टीचर, क्या आप फायर आर्म शूटिंग भी सिखाते हैं? सेनशी ने मना किया, नहीं नहीं नहीं, मैं वेन जिन के साथ आया था। मैं हाल ही में बेकार बैठा था, इसलिए मैं मजे में शामिल होने आया था। वेन जिन ने सेनशी के हाथ से बंदूक छीन ली और कहा, मैं तुम्हारा फायर आर्म्स टीचर हूँ, वेन जिन। टीचर सेन मेरे अच्छे दोस्त हैं। यह सुनकर कि वेन जिन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने आ रही हैं, सेनशी उत्साह से दौड़कर वेन जिन के पीछे जाने पर अड़ गई और कहा कि वह सीखना चाहती है कि टीचर कैसे बनते हैं। उनके आने से पहले ही सेनशी ने वेन जिन के हाथ से टीचिंग टूल्स छीन लिए थे। स्टूडेंट्स के साथ बातचीत का फायदा उठाकर वेन जिन ने उन्हें वापस छीन लिया। सेनशी ने परवाह नहीं की और स्टूडेंट्स से जोर से कहा, सभी का स्वागत है टीचर वेन। स्वागत है, नमस्ते टीचर वेन, स्वागत है टीचर वेन, हमें पढ़ाने के लिए आने के लिए धन्यवाद टीचर वेन।
गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेन जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर सब लोग यहाँ हैं तो चलो अंदर चलते हैं। वे झुंड में शूटिंग रेंज में घुस गए। वेन जिंग ने पीछे से सेनशी से कहा, यह आपकी क्लास है या मेरी क्लास? सेनशी ने पीछे से वेन जिंग के गले में हाथ डाला। तुम और मैं इतने साफ क्यों हैं? तुम्हारी क्लास मेरी क्लास है। वेन जिंग ने अपना माथा सहारा दिया। चल दर। जब वे दोनों अंदर आए तो स्टूडेंट्स पहले से ही फिजिकल ट्रेनिंग के लिए लाइन में खड़े हो चुके थे। जैसे ही वेन जिंग बोलने वाले थे, सेनशी ने पहले चिल्लाकर कहा, आराम से। स्टूडेंट्स ने बात मानते हुए अपने बाएं पैर फैला दिए। हे, यह बहुत मजेदार है, मुझे और चाहिए। एक जनरल की तरह महसूस करते हुए सेनशी ने आदेश देना जारी रखा, ध्यान। आराम से। ध्यान। आराम से। वेन जिंग ने उसे तुरंत रोका और चिल्लाया, हट जाओ। सब लोग वहां जाओ और बंदूक ले आओ। मैंने अभी तक पूरा मजा नहीं लिया है। लिटिल जिंगजिंग, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? वेन जिंग ने उसे मुक्का मारने की इच्छा को मुश्किल से दबाया। अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। यह एक फायरआर्म्स क्लास है। आपको इस क्लास में बोलने की इजाजत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ देख सकते हैं। सेनशी ने मुंह बनाया। छोटी जिंगजिंग अब मुझसे प्यार नहीं करती। मैं बहुत दुखी हूँ। यह देखकर कि वेन जिंग पूरी तरह से स्थिर है, सेनशी ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। अगर मैं बात नहीं कर सकता तो मैं बात नहीं करूंगा। वेन जिंग को गुस्सा भी आया और मजा भी आया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। नहीं तो सेनशी फिर से सीन बना देता। स्टूडेंट्स एक जैसी रबर पेलेट गन में से चुन रहे थे और दो खूबसूरत टीचरों को बहस करते हुए देख रहे थे। लगता है नए टीचर ने टीचर सेन को बोलने से मना कर दिया है। क्या? नए टीचर ने टीचर सेन को डांटा। मैं आपको बता दूं, टीचर सेन और टीचर वेन जो हमें शूटिंग सिखाते हैं, लड़े और टीचर सेन हार भी गए। क्या? टीचर सेन की गर्दन मुड़ गई थी। 75 शूटिंग रेंज बहुत बड़ी थी, जिसमें एक साथ 20 क्लास की ट्रेनिंग हो सकती थी। ध्यान। वेन जिंग के बुलाने पर सभी छात्र अपनी अपनी चुनी हुई बंदूक लेकर लाइन में खड़े हो गए। हालांकि हर बंदूक एक जैसी थी, लेकिन उन सभी को लगा कि उनके हाथ में जो बंदूक है वह सबसे अच्छी है। वेन जिंग एक ऊंचे मंच पर खड़ी थीं, अपनी टीचिंग गन पकड़े हुए, और बोली, आपके पास ट्रेनिंग गन है जिनमें बहुत कम डिस्ट्रक्टिव पावर है। उनके हर पार्ट में बहुत हल्के मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जिससे वजन कम हो जाता है। इसके अलावा जब इन रबर बुलेट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो रिकॉइल बहुत कम होता है, जिससे ये नए लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए बहुत सही हो जाती हैं। बाद में जब आपकी बॉडी मजबूत हो जाएगी तो आप भारी गन, बेहतर पावर और रेंज वाली गन पर स्विच कर सकते हैं। मैं पहले आपको बंदूक की बनावट समझाऊंगा। फिर वेन जिंग ने उन्हें बंदूक के हर हिस्से और उसे पकड़ने के तरीके के बारे में बताया। अपनी बंदूकों के साथ पोज दे रहे स्टूडेंट्स उन्हें इस्तेमाल करने के लिए बेचैन थे। उनके हाथों में बंदूक होना लेकिन उसका इस्तेमाल न कर पाना सचमुच असहनीय था। वेन जिंग जानती थी कि वे अपने बेचैन दिलों पर कंट्रोल खोने वाले हैं, इसलिए उसने उन्हें थोड़ा शूट करने देने की तैयारी कर ली। आप वहां टारगेट पर आसानी से शूट कर सकते हैं ताकि आप फायरआर्म्स इस्तेमाल करने का अनुभव कर सकें। जैसे ही वेन जिंग ने बात की, उसने अपने हाथ में बंदूक उठाई और टारगेट के बिल्कुल बीच में गोली चला दी। टकराना। बिल्कुल निशाने पर। फिर उसने 9 और गोलियां चलाईं, जो सभी निशाने पर लगीं। अगर आप वो कर सकते हैं जो मैंने अभी किया, यानी इस दूरी पर 10 में से 10 बार निशाना लगा सकते हैं, तो आपको फायरआर्म प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिल सकता है, जिसे गन लाइसेंस भी कहते हैं। इसके साथ आप अकादमी और दूसरी दुनियाओं में लड़ाई में हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करना। क्यू जिन ने अनुमान लगाया कि यहां से टारगेट की दूरी लगभग 100 मीटर थी। उसने टीचर के सिखाए पोज को फॉलो किया। एक लाइन में 3 पॉइंट आग 9 रिंग्स। अच्छा, बहुत आसान। क्यू जिंग ने लगातार कई गोलियां चलाईं। 10 रिंग, 9 रिंग, 10 रिंग, 10 रिंग, मिस। आखिरी शॉट चूक गया क्योंकि वह टैन ज़ुओयिन के बुलसाई पर लगा। क्योंकि सबने पहले कभी बंदूक नहीं छुई थी, इसलिए उनका हिट रेट ज्यादा नहीं था। अगर उनके हाथ कांपते तो वे जमीन या किसी और के टारगेट पर लग जाते। केवल कुछ टैलेंटेड लोग ही टारगेट पर निशाना लगा पाते हैं। टैन ज़ुओयिन भी ऐसी ही थीं। रबर की गोलियों की एक क्लिप फायर करने के बाद सिर्फ एक ही उनके टारगेट पर लगी, और एक ने क्यू जिंग के निशाने पर निशाना लगाया। जब टैन ज़ुओयिन ने अपनी आखिरी गोली चलाई तो की जिंग ने उसके निशाने पर गोली मार दी। देखो, तुमने सही मारा। 10 रिंग। टैन ज़ुओयिन ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? यह तो साफ है कि तुमने ही गोली चलाई थी। क्यू जिंग ने टैन ज़ुओयिन के टारगेट पर कुछ और गोलियां चलाईं। मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता था। टैन ज़ुओयिन ने एक रस और भावहीन आवाज में कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूं। तुम बहुत ठंडे हो, तुम। इस समय वेन जिंग ने लाउडस्पीकर से कहा, सबने 10 गोलियां चला दी हैं, है ना? कैसा लग रहा है? नीचे दिए गए छात्रों ने तुरंत अपने सवाल पूछे। टीचर, मैं निशाना लगाने के बावजूद टारगेट पर क्यों नहीं लग पा रहा हूं? टीचर, यह बंदूक बहुत बड़ी है, मैं इसे पकड़ नहीं सकता। और गोलियां बहुत कम हैं, सिर्फ 10। ओल्ड पिग ने अभी तक इसका स्वाद भी नहीं चखा है। स्टूडेंट्स के सवाल सुनने के बाद वेन जिंग ने अपना लेसन प्लान सुनाया जो वह कई सालों से कह रही थीं। यह पहली बार है जब हर कोई हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इसकी आदत न होना नॉर्मल है। शूटिंग सिर्फ टारगेट पर निशाना लगाने के बारे में नहीं है,
आपको कई बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे आपका पोस्चर, सांस लेना, ट्रिगर कंट्रोल वगैरह। हर बार ट्रिगर खींचने से पहले गहरी सांस लें और फिर सांस छोड़ते हुए ट्रिगर को धीरे से खींचें, उसे स्थिर रखें। बंदूक के साइज की बात करें तो अगर आपको लगता है कि बंदूक बहुत बड़ी है तो आप अपनी हैंड ग्रिप और पोस्चर को एडजस्ट करके अपने लिए सबसे सही बंदूक ढूंढ सकते हैं। जहां तक गोलियों की बात है, आप वहां जाकर नई मैगजीन ले सकते हैं। एक का इस्तेमाल करें और फिर दूसरी बदल लें, रैंडमली गोली न चलाएं। वेन जिंग ने अपने पैरों के पास मैगजीन वाले बड़े बॉक्स की ओर इशारा किया और धैर्य से समझाना जारी रखा। इसके अलावा शूटिंग के लिए भी काफी प्रैक्टिस और अनुभव जमा करने की जरूरत होती है। निराश न हो, हर किसी का सीखने का एक तरीका होता है। आज हम आपकी बेसिक शूटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे, जिसमें सही स्टांस, गन पकड़ने का तरीका और निशाना लगाने का तरीका शामिल है। सही ट्रेनिंग से आप जल्दी सुधार करेंगे। सब लोग जारी रखो, कुछ 100 और राउंड चलाओ और तुम्हें इसका एहसास हो जाएगा। खैर, शूटिंग रेंज ने बुलेट बनाने की काबिलियत वाले किसी को काम पर रखा। जब तक मिट्टी है, ये गोलियां अनगिनत बार बनाई जा सकती हैं, इसलिए इनके खत्म होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर की बातें सुनने के बाद स्टूडेंट्स ने टीचर के गाइडेंस के अनुसार सीरियसली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वेन जिंग हर स्टूडेंट की हरकतों को बगल से देखते थे और समय समय पर उन्हें गाइडेंस और हिम्मत देते थे। सेनशी ने एक बंदूक भी उठाई जिसका उन्होंने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था और उसे इस्तेमाल करके देखा। टकराना 10 रिंग्स, वह एहसास अभी भी था। वो तियानक्सिन ने देखा कि सेनशी भी बंदूक चलाकर देख रही थी, इसलिए वह उससे सलाह लेने के लिए दौड़ी। स्टूडेंट्स को पढ़ाना बकवास नहीं माना जाना चाहिए, है ना? तो सेनशी ने कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया और यहाँ क्लास के अंदर एक क्लास खोली। टैन ज़ोयिन भी आगे निकल गया। क्यूई जिंग को अकेले शूटिंग के लिए यहाँ छोड़ दिया। उसके दिल में कोई औरत न होने की वजह से उसकी बंदूक अपने आप दिव्य हो जाती है। 2 मैगजीन इस्तेमाल करने के बाद क्यू जिंग हर बार निशाना सही लगा पाता था। बहुत अकेला महसूस करते हुए उसने यान चेंग और उसके 3 दोस्तों को ढूंढा और कुछ देर के लिए उनके साथ समय बिताया। हर बार जब वे अपनी बंदूकें चलाते तो वह उनके निशाने पर निशाना साधता। इस व्यवहार के कारण ही उन्होंने उसे भगा दिया। बाहर निकलो, यहां से चले जाओ। यह मत सोचो कि तुम महान हो सिर्फ इसलिए कि तुम सटीक निशाना लगा सकते हो। यान चेंग सच में क्यू जिंग की शेखी बर्दाश्त नहीं कर सका और कहा, अगर तुम में काबिलियत है तो आंखें बंद करके गोली चलाओ। अगर तुम मार सकते हो तो मैं मानूंगा कि तुम कमाल हो। यह सुनकर क्यू जिंग उत्साहित हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ऑब्जर्वेशन हकी एक्टिवेट कर दिया। क्यू जिंग को इस तरह देखकर सोंग जियांग और मियाओ कुई ने भी अपने हाथों में बंदूकें नीचे रख दी और चुपचाप क्यू जिंग के प्रदर्शन का इंतजार करने लगे। कि जिंग शांत हो गया और उसने 100 मीटर दूर टारगेट का ऑरा महसूस किया। जैसे ही उसका ध्यान एक जगह गया, धुंधला आकार धीरे धीरे साफ होने लगा। अब टकराना। क्यू जिंग ने अपनी आंखें खोली। 10 रिंग। सोंग जियांग का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बकवास है, यह तो चमत्कार है। यह नकली है, यह नकली ही होगा। मेरा चश्मा गंदा होगा, मैंने गलत देखा। यान चेंग ने अपना चश्मा उतारा और अपनी आस्तीन से पोंछा। अपना चश्मा वापस लगाने के बाद यान चेंग ने क्यूई जिंग से कहा, इसे फिर से करो, मैंने अभी साफ नहीं देखा, यह गिनती में नहीं आएगा। फिर से। इस बार क्यू जिंग ने अपनी आंखें बंद की और एक के बाद एक 3 गोलियां चलाईं, जो सभी निशाने पर लगीं। कैसा है? इस बार आपका चश्मा गंदा नहीं है, है ना? गंदा नहीं। यान चेंग को अब सच में क्यू जिंग से जलन हो रही थी। वह इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकता था? आप इसे अपनी आंखें बंद करके मार सकते हैं। आपने यह कैसे किया? क्यूई जिंग मुस्कुराया। मैंने अंदाजा लगाया। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? विश्वास करो मेरे बड़े सिर। तुम जानवर हो, तुम बहुत बुरे हो। असल में मेरी दिमागी ताकत 100 मीटर के अंदर सब कुछ देख सकती है। क्या? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। सोंग जियांग ने यह भी कहा, यह सही है, यह सही है। आपने आज सुबह मेंटल स्ट्रेंथ का स्टिकर लगाया और आप दोपहर में 100 मीटर देख सकते हैं। हमने अभी तक महसूस भी नहीं किया है कि मेंटल पावर क्या होती है। क्यू जिंग को लगा कि अपनी ताकत दिखाना जरूरी है, इसलिए उसने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे बंदूक से गोली मार दो। मैं गारंटी देता हूं कि मैं इससे बच सकता हूं। ऑब्जर्वेशन हकी का सबसे जरूरी काम दुश्मन के हमलों का अंदाजा लगाना है। आज की जिंग ने दोपहर में इसे आजमाया और तान ज़ोयिन की छोटी मुट्ठियां आंखें बंद होने के कारण उसे नहीं मार सकी। यान चेंग ने की जिंग को बंदूक से गोली मारने की हिम्मत कैसे की? हालांकि ये रबर की गोलियां थीं, लेकिन जो गोलियां सीधी लाइन में 100 मीटर तक उड़ सकती थीं, उनमें इतनी कम मारक क्षमता कैसे हो सकती थी? भूल जाओ, मुझे डर है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। 76 चैप्टर 76 क्यूई जिंग को मजबूर करना। तुम्हें किस बात का डर है? मुझ में अभी भी सूखे पत्तों वाली आत्मा है। कि जिंग भी अजीब मूड में था और अपनी बुलेट डॉजिंग स्किल्स दिखाने का पक्का इरादा कर लिया था। उन्होंने फिल्मों में धीमी गति में गोलियों से बचते हुए एक मास्टर की कूल छवि की कल्पना की और उन्हें लगा कि वह भी ऐसा कर सकते हैं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। भले ही कि जिंग ने ऐसा कहा हो, यान चेंग और बाकी 2 की हिम्मत नहीं हुई। यह बंदूक से गोली चलाना था।
कि जिंग कंफ्यूज थी, लेकिन वे नहीं थे। एक लापरवाही भरा कदम सच में किसी की जान ले सकता था। यह देखकर कि उन्होंने मना कर दिया, क्यूई जिंग के पास फ्राइंग पैन निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। यान चेंग सोंगजियांग के पीछे कूद गया और अपना सिर दिखाया। तुम क्या करने वाले हो? हम तुम पर गोली नहीं चला रहे हैं, फिर भी तुम हमें फ्राइंग पैन से मारना चाहते हो। तुम इंसान भी हो? कि जिंग अवाक रह गया। क्या वह इतना हिंसक व्यक्ति था? मैं बस यह चाहता हूं कि आप मेरे फ्राइंग पैन पर गोली चलाने की कोशिश करें, और कुछ नहीं। सोंगजियांग ने फ्राइंग पैन को देखा, जो वॉशबेसिन जितना बड़ा था, और कहा, क्या आप हमें ज्यादा नहीं आंक रहे हैं? हम इतने छोटे तवे पर कैसे मार सकते हैं? यह चीज टारगेट जितनी बड़ी भी नहीं है। फ्राइंग पैन से टकराने की संभावना टारगेट से टकराने से भी कम है ना? यह सच है। आप लोगों के साथ टेस्ट करने का ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि आप वैसे भी सफल नहीं होंगे। क्यू जिंग ने रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। अरे, मेरा गुस्सा बहुत तेज है। यान द ग्रेट, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? देखो मैं तुम्हें कैसे गोली मारता हूं। 100 स्टेप पियर्सर यान डबल ईगल सिर्फ एक नाम नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, यान चेंग बंदूक पकड़ने ही वाला था। सोंगजियांग ने उसे तुरंत रोका। जल्दबाजी में मत बनो। अपनी स्किल्स से गलती से किसी और को गोली मत मारो। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से बस 5 मीटर दूर खड़ा रहूंगा। तुम 5 मीटर से चूक नहीं सकते, है ना? क्यू जिंग ने आग में घी डालने का काम किया। यान चेंग की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। 5 मीटर थोड़ा ज्यादा है ना? क्या 2 मीटर से काम चल जाएगा? आमतौर पर जब वह अम्यूजमेंट पार्क में बंदूक से गुब्बारे चलाने वाले गेम खेलता था, तो दूरी 2 मीटर होती थी, और वह हर बार निशाना लगा सकता था। उसने सोचा कि जिंग भी उससे 2 मीटर दूर खड़ी होकर उसे गोली चलाने देगी, लेकिन उसने गलत अनुमान लगाया। हर एक्स्ट्रा मीटर एक एक्स्ट्रा खतरा है। ठीक है, 2 मीटर ही सही। क्यू जिंग को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। सौदा। यान चेंग उत्साहित हो गया। वह 100 मीटर की दूरी पर सटीक निशाना नहीं लगा सका, लेकिन 2 मीटर पर कोई समस्या नहीं थी, है ना? उसने अपनी बंदूक उठाई, और कि जिंग भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। उसके हाथ में फ्राइंग पैन था। क्लैंग। यह यान चेंग के हाथ में रखी बंदूक के गिरने की आवाज थी। तुम क्या कर रहे हो? रुको। वेन जिंग की आवाज आई। वह अभी एक स्टूडेंट को बंदूक पकड़ना सिखा रही थी, और पलक झपकते ही उसने देखा कि यान चेंग दूसरे स्टूडेंट पर बंदूक तान रहा है और ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। चौंक कर उसने जल्दी से पास के एक स्टूडेंट से बंदूक उठाई और यान चेंग की बंदूक पर गोली चला दी। वेन जिंग पास गए, यह देखकर कि वे अभी भी समझदार हैं और जल्दबाजी में नहीं चले हैं। फिर मुड़कर दूसरे स्टूडेंट्स से कहा, सभी लोग अभ्यास करते रहें। जो छात्र वहां देख रहे थे, उन सबने अपना सिर पीछे घुमा लिया। तुम लोगों को क्या हो रहा है? वेन जिंग ने सख्ती से पूछा। यान चेंग का हाथ अभी भी थोड़ा सुन्न था। गुरुजी, हम बस खेल रहे हैं। सोंगजियांग भी आया और बोला, हाँ, हम बस खेल रहे हैं, कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। वेन जिंग को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। शायद यह स्कूल में बदमाशी का एक और मामला था। इस मामले का ध्यान रखना ही था। कि जिंग ने पलटकर कहा, टीचर, उन्हें दोष मत दीजिए। मैंने ही उनसे मुझे गोली मारने के लिए कहा था। क्योंकि उसे ऑब्जर्वेशन हकी इस्तेमाल करने में महारत हासिल नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ अपनी और यान चेंग की बंदूक की अभी की पोजीशन को महसूस करने पर ही ध्यान दे पा रहा था। नहीं तो ऑब्जर्वेशन हकी की 100 मीटर की रेंज से उसे वेन जिंग की हरकतों पर ध्यान देना चाहिए था। वेन जिंग ने सोचा कि यान चेंग और बाकी 2 लोग क्यू जिंग पर दबाव डाल रहे हैं, और कहा, क्या वे तुम्हें धमका रहे हैं? स्कूल शुरू होते ही वे बहुत घमंडी हो गए हैं। डरो मत, मैं यहां हूं। वे तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सच बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें ऐसा कहने के लिए मजबूर किया? हम उसे कैसे परेशान कर सकते हैं? अगर वह चाहता तो हमें इतना पीट सकता था कि हम बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। यान चेंग को बहुत गलत लगा यह देखकर कि वेन जिंग रास्ते से भटक रहा है। क्यू जिंग ने जल्दी से कहा, टीचर, उन्होंने सच में मुझे मजबूर नहीं किया। मैंने ही उनसे मुझे गोली मारने के लिए कहने की पहल की थी। यान चेंग ने भी अपना बचाव करते हुए कहा, हाँ, हम किसी व्यक्ति पर गोली नहीं चला रहे थे, बल्कि उसके हाथ में जो फ्राइंग पैन था उस पर गोली चला रहे थे। यह कुछ भी नहीं है। अगर यह बात साफ साफ नहीं बताई गई होती तो क्या वे हत्या की कोशिश का जुर्म करके जेल नहीं जा रहे होते? वेन जिंग को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसे आज इस मामले की तह तक जाना था। आपने कहा कि आपने पहल की, क्यों? क्यूई जिंग ने कहा, मैं अपनी स्पीड और अंदाजा लगाने की काबिलियत दिखाना चाहता था। वे इतनी दूरी से मेरे फ्राइंग पैन पर निशाना नहीं लगा सकते। ओह, इतना मजबूर किया जा रहा है कि शेखी बघारने लगो। क्या किसी फ्रेशमैन में इस लेवल का स्किल हो सकता है? क्या आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम मुझे अपने फ्राइंग पैन पर मारने से रोक सको या नहीं। चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा निशानेबाज हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी ठुड्डी पर मारूंगा, तो मैं तुम्हारे ऊपरी होंठ पर नहीं मारूंगा। अचानक टीचर ने उसे खुद टेस्ट करना चाहा। कि जिंग ने कहा, ठीक है। वह इस समय भी दिखावा कर रहा था, हालांकि उसमें हिम्मत की कमी थी, फिर भी उसकी हिम्मत तारीफ के काबिल थी। वेन जिंग ने कहा, ठीक है,
मैं अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा और मेरी मूवमेंट्स भी तुम फ्रेशर्स जितनी ही धीमी होंगी। अगर तुम इसे चकमा दे पाए तो मैं तुम पर यकीन करूंगा। कि जिंग ने मुड़कर 2 कदम पीछे हटते हुए अपने दाहिने हाथ से फ्राइंग पैन उठाया। मैं तैयार हूं, क्या तुम सच में मुझसे मुंह फेरना चाहते हो? फिर मैं शुरू करूंगा। 3, 2, 1। टकराना। क्यू जिंग का फ्राइंग पैन थोड़ा हिल गया और वेन जिंग की गोली उसके पीछे निशाने पर लगी। बैंग बैंग बैंग। सब छूट गया। वेन जिंग ने देखा कि जब उसने पहली गोली चलाई तो उसके सामने खड़ा यह मजबूर स्टूडेंट ठीक नहीं था। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था। इसलिए वेन जिंग ने लगातार 3 गोलियां चलाईं। वह देखना चाहता था कि इस स्टूडेंट की लिमिट कहां है। ओह, उसके पास कुछ है। वेन जिंग ने लगातार 5 और गोलियां चलाईं। हर गोली पिछली गोली से तेज थी। आखिरी गोली फ्राइंग पैन के काले किनारे पर लगी। यह तो उसके हाथ से भी नहीं छूटा। यह छोटा सा क्लासमेट बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच उनके साथ गलत किया है। वेन जिंग ने अपनी बंदूक नीचे रखी और कहा, ठीक है, मुझे आपकी बात पर यकीन है। आप भविष्य में फिर से लोगों पर बंदूक नहीं तान सकते, समझे? समझ गया। 3 वेन जिंग ने यह जगह छोड़ दी। क्योंकि यह स्कूल में होने वाली बुलियिंग नहीं थी, इसलिए उसे यहां रहने की जरूरत नहीं थी। असल में वह अजीब तरह से चली गई। वेन जिंग के जाने के बाद यान चेंग ने तुरंत कहा, इससे मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि मैं जेल का खाना खाने जा रहा हूं। मैं भी। सॉन जियांग ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने क्यूई जिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, हम भविष्य में इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होने देंगे। यह डरावना है। कि जिंग ने कंधे उचका दिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि टीचर अचानक उस पर नजर डालेंगे। वह तो बस एक बार यह दिखावा करना चाहता था। वह पकड़ा कैसे गया? दिखावा करना नुकसानदायक है। मैं हंसते हंसते मर रहा हूं। हा, क्योंकि मियाओ कुई थोड़ी दूर खड़ा था, इसलिए उसे टीचर ने नहीं पकड़ा। वह एक तरफ छिप गया और काफी देर तक मजा देखता रहा। गद्दार, हमने मुश्किलें बांटने का तय किया था, तुम इतनी दूर क्यों चले गए? यान चेंग ने उस पर जोरदार इल्जाम लगाया। मियाओ कुई ने अपना पेट पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर और हंसने दो। अभी मेरे लिए अपनी हंसी रोकना बहुत मुश्किल था। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने मुश्किलें शेयर नहीं की? अभी भी हंस रहे हो? अगर फिर हंसे तो सावधान, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम अभी भी गोली चलाने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम जेल का खाना खाना चाहते हो। हा। 77 चैप्टर 77 रेड स्कार्फ। स्टूडेंट्स की गोलियों की आवाज के बीच फायरआर्म्स शूटिंग क्लास धीरे धीरे खत्म हुई। क्यू जिंग को टैन ज़ोयिन मिल गया। वह आज दोपहर घर जाना चाहता था। अपनी अभी की स्पीड से उसे घर पहुंचने के लिए सिर्फ 1 दर्जन मिनट दौड़ने की जरूरत थी। यह सुनकर तान ज़ोयिन भी उसके साथ जाना चाहता था। लेकिन मैं पूरी स्पीड से बहुत तेज हूं, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। क्यू जिंग को टैन ज़ोयिन का पीला चेहरा याद आया। वह एक दुखद दृश्य था। मुझे डर नहीं है, मैं और ट्रेनिंग के बिना कैसे आगे बढ़ सकता हूं? टैन ज़ोयिन ने पहले ही कड़ी मेहनत करने और मजबूत बनने का मन बना लिया था। क्यूई जिंग की स्पीड पर काबू पाना सफलता की ओर पहला कदम था। ठीक है, बाद में रोना मत, ठीक है? मैं नहीं करूंगा। वे सिक्योरिटी चेक करके स्कूल गेट से बाहर निकल गए। क्यू जिंग ने टैन ज़ोयिन को गले लगाया, जिसने कवच पहना हुआ था, और कहा, मैं शुरू करने जा रहा हूं। 3, 2, 1, जाओ। बूश। इस बार क्यू जिंग ने धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाई ताकि टैन ज़ोयिन को इतना जोरदार धक्का महसूस न हो। तुम ठीक हो, मैं ठीक हूं। इस बार मैं चिल्लाया नहीं। बहुत बड़ी सफलता मिली तो फिर से तेज करो। मैं भयभीत नहीं हूं। 20 मिनट बाद वे टैन ज़ोयिन के घर के एंट्रेंस पर पहुंचे। चलो पहले कल्टीवेशन प्रॉक्सी ले आओ और उसे तुम्हें कल्टीवेट करने दो। अगर उसने सही अंदाजा लगाया तो कल्टीवेशन प्रॉक्सी ने पिछले 2 दिनों में तस्वीरें लेना सीख लिया था। आप पहले खेती क्यों नहीं करते? टैन ज़ोयिन को लगा कि अब वह चाहे कितनी भी साधना कर ले, वह क्यूई जिंग को नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि उसे ही साधना करने दिया जाए। क्यूई जिंग ने कहा, देखो, अगर मेरा शरीर एक बड़ी नदी है तो साधना उसमें बहने वाली एक छोटी सी धारा की तरह है। इससे ज्यादा सुधार नहीं होगा। लेकिन आप अलग हैं। आपका शरीर एक कुएं की तरह है। एक छोटी सी धारा आपको कई बार भर सकती है, जिससे आपका कुआं दोगुना हो जाएगा। क्या आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं कमजोर हूं? टैन ज़ोयिन जानती थी कि वह कमजोर है, लेकिन वह सीधे तौर पर यह नहीं बताना चाहती थी।